Okay, thank you. So let's start. So we are meeting after a long period, and today we'll be starting with the budget or economic budget and followed by economic survey. So the budget of Indian government in the UPSC examinations and many other examinations, आपको पता चलेगा that जो बजट है, राइट, द बजट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू कि कॉम्पोजिशन क्या होता है और उसके अनाउंसमेंट्स क्या हैं, राइट. सो एज यू कैन सी वी हैव ऑनरेबल प्राइम दिस फाइनेंस मिनिस्टर and this is the key features of the budget 2025-26 which was announced on 1st of February, which has become a tradition now, right. Previously it used to be in the later half of the February, but now they have shifted it to the first of the February. इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो उससे एक दिन पहले, ट्रेडिशनली एक दिन पहले जो होता है, बजट से एक दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता है इवनिंग में. अब आपको मैं दो बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूं उससे पहले कि हम बजट डिस्कशन स्टार्ट करें. जो आपके इकोनॉमिक सर्वे होता है ये आपको बताता है पास्ट परफॉर्मेंस. पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि पिछले एक साल में, इन द लास्ट 1 ईयर, व्हाट वाज द सिचुएशन, क्या हुआ, राइट. तो अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है 2024 वाला, तो ये कौन से साल के बारे में बताएगा? ये आपको बताएगा, आई मीन 24-25 वाला आया है तो ये आपको बताएगा 23-24 के बारे में, यानी उसके प्रीवियस ईयर के बारे में. एक साल पहले क्या हुआ, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश ये होती है कि ये सितंबर से अक्टूबर तक का डेटा ले पाएं, उसके बाद का डेटा पॉसिबल नहीं होता है, राइट. अब बजट. सो व्हाट इज बजट? बजट जो होता है वो होता है आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस पे, राइट. अब पास्ट में आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, जो भी कर दिया उसको हमें इवेल्युएट करना है, राइट. जो भी हमें कर दिया उसे इवेल्युएट करना है. फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस देना है उसे हमें प्लान करना है. सो ये एक बेसिक विच यू कैन से इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. तो आज की जो क्लास है हमारी वो बजट पे होगी. अब बजट में हम क्या अनाउंस करेंगे, क्या देखेंगे? देखिए क्लास एक ही है, राइट. तो हम इसको थोड़ा क्विकली देखेंगे. आपको कुछ लिखना नहीं है, जो भी होगा वो आपको दे दिया जाएगा. एंड सेकेंडली यहाँ पर कुछ भी मेरी तरफ से नहीं है, राइट. तो अगर कोई टीचर या कोई भी क्लेम कर रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने तैयार किया है या फिर बजट का जो है ना मटीरियल उन्होंने तैयार किया है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, राइट. ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी indiabudget.nic.in जो होता है या gov.in जो होता है उस पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट. तो कुछ नया नहीं है, मैं कुछ नया आपको नहीं बता रहा हूं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हम डिस्कस करेंगे दो चीजें, टू मेजर थिंग्स, राइट. द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी दैट डेटा. हम देखेंगे थोड़ा सा डेटा. डेटा से ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, कहां खर्च कर रही है, कैसे कैसे खर्च कर रही है, राइट. और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. एंड थ्रू आउट दैट मैं आपको बताता भी रहूंगा ये चीजें होती क्या है. उसके बाद ये आता है कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट क्या करती है. अनाउंसमेंट, बस ये दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं है. अब अनाउंसमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स करती है, राइट. सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बताती है कि हम कौन से सेक्टर में क्या करेंगे. हम एग्रीकल्चर में इस साल क्या करेंगे, इस साल 1 फाइनेंशियल ईयर, राइट. हो सकता है वो गवर्नमेंट कुछ जो है आपके रिफॉर्म्स लेकर आए, राइट. कुछ स्कीम्स हो सकती हैं, कुछ नई स्कीम्स हो सकती हैं, राइट. ओल्ड स्कीम हो सकती हैं, ओल्ड स्कीम्स के ऊपर इन्होंने हो सकता है पैसा बढ़ा दिया. लेट्स से कि MG नरेगा जो है उसके ऊपर पैसा बढ़ा दिया, राइट. कुछ भी, लेकिन कोई ना कोई अनाउंसमेंट इसमें आएगा. तो यही दो चीजें होती है जो एक बजट में होती हैं. इसको इसीलिए सिंप्लीफाई किया जाता है. आपको लोड लेना ही नहीं है,
यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट द बजट। आपको उसको लाइटली रखना है कि देखो यार बजट होता है, बजट में दो चीजें होती हैं, एक तो पिछले साल में क्या डेटा रहा वो ये बताते हैं, राइट, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो दोनों बताएंगे, राइट, जिसे कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड प्रोविजनल एस्टिमेट्स, कि वो सोचते हैं कि अगले एक साल में क्या हो सकता है, और वो कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं, राइट। ये अनाउंसमेंट्स करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक वेलफेयर अप्रोच को लेके चलती है। जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं इंडिया में, हम वेलफेयर अप्रोच को लेके चलते हैं, हम आज भी सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो ये स्कीम्स लेकर आती है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पुश करती है। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बजट 25-26 को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जर्नी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने पूरे बजट को इन चीजों में बांट दिया है, राइट, कि जो हमारी जर्नी होगी डेवलपमेंट की, तो इस साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट्स। ये 4 सेक्टर्स हैं। अब इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपको नहीं देखने को मिलेंगी, राइट, इसीलिए कुछ भी पीएलआई रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव रिलेटेड आप कोई बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं देखोगे, राइट। यहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पुश नहीं मिलेगा। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं किए हैं। माइनर अनाउंसमेंट्स हैं लेकिन बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं हैं। अब अगर माइनर अनाउंसमेंट्स देखे जाएं तो माइनर अनाउंसमेंट्स से हमें क्या लेना देना, राइट। यूपीएससी नहीं पूछेगा इतनी छोटी छोटी चीजें कि भाई वो बिल्कुल ही इन डेप्थ घुस गया है और बिल्कुल ही मतलब अंडर द जिसे कहना चाहिए हिडन जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मेजर अनाउंसमेंट्स के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट लेकर आई है 3 ये जो है आपके आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं, थीम्स हैं, जो टैगलाइंस हैं, क्योंकि हर साल बजट की कोई एक टैगलाइन होती है, कोई एक अप्रोच होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर चलती है। एंड दिस इज द सेम थिंग, राइट, रिफॉर्म्स, इंक्लूसिविटी, विकसित भारत। तो ये 3 चीजें हैं। अब रिफॉर्म्स को क्या करना है, ये कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म जो है उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज होती है, कोई भी गाड़ी है या कुछ भी है, तो उसमें जो फ्यूल होता है वो गाड़ी को चलाता है, राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है FSDC, उसने कई सालों से वो एक कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नए अनाउंसमेंट्स लेकर आए, कुछ नए रिफॉर्म्स लेकर आए। तो इस बजट में वो रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स होते हैं उस रिफॉर्म्स के द्वारा हम उसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे। ऑलराइट, देन गाइडिंग स्पिरिट। गाइडिंग स्पिरिट बेसिकली मीन्स कि इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ सकते हैं, जिसे आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट समझ सकते हैं, कि जब भी डेवलपमेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूटर बने, और जब उस डेवलपमेंट का फायदा हो तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एंड द लास्ट वन इज, हमें कहां पहुंचना है, हमारा जो डेस्टिनेशन है। हम पहले रिफॉर्म लेकर आएंगे, रिफॉर्म आने के बाद हम सब लोगों को एक डेवलपमेंट में लेकर आएंगे, उस डेवलपमेंट में लेकर आकर हम क्या करेंगे, विकसित भारत डेवलप करेंगे, राइट। तो ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो ये 3 जो है ये मैसेजेस हैं, ये एम है, ये अप्रोच है, जो भी आप इसे कह सकते हैं, ये इस बजट का टैगलाइन है, ये इस बजट का फाउंडेशन है, ये इस बजट की एक अप्रोच है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत हम कैसे बनाएंगे? विकसित भारत बनाने के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेटेड ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनहेंसिंग स्पेंडिंग फॉर इंडिया राइजिंग फॉर द मिडिल क्लास, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। ये 5 टारगेट्स गवर्नमेंट ने रखे हैं। सबसे पहला है एक्सेलरेटेड ग्रोथ। देखिए, जब कोविड आया था 2020-21 में, तो हमारा बजट जो है वो बहुत ही ज्यादा डेफिसिट में चला गया था, राइट। बजट डेफिसिट में चला गया, हमारे जो आपके फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। गवर्नमेंट के पास पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि जीएसटी कहीं से नहीं आ रहा है, फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, तो जीएसटी का प्रॉब्लम हो गया, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो गया, लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। वहाँ से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही नीचे चली जाती है, रिसेशन में हम लोग चले जाते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक क्वार्टर में तो हमने बहुत ही कम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ देखी भी। वहाँ से अब हम क्या एम करके चल रहे हैं कि भाई अब 5 साल हो गए, ठीक है, 5 साल हो गए और 5 साल में हमने जितनी रिकवरी करनी थी कर ली, अब हम बैक ऑन ट्रैक आ गए हैं और अब हम फिर से जो 7% प्लस ग्रोथ है, जो 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ है, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो दिख रहा है आपको, राइट, जो हमारे ट्रम्प चाचा ने जो कुछ भी बवाल किया है,
तो ट्रम्प चाचा का किया हुआ जो भी बवाल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो यार 8 या 10% जीडीपी ग्रोथ रेट अभी अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। अगर हम 7% या 7.5% पे भी ग्रो कर जाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। उसको देखते हुए हम लगभग टॉप पे होंगे, लेकिन नंबर 1 ही होंगे हम लोग। चाइना भाई उसकी जीडीपी बहुत हाई है लेकिन ग्रोथ उसकी थोड़ी कम है, तो हम ऑब्वियसली बहुत हाई पोजीशन पर होंगे, राइट। दूसरा है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर लोगों का विकास हो और गरीब लोगों का विकास हो ही ना, राइट। अब वो कैसे होगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें इसमें अनाउंस की हैं। जैसे एक स्कीम है स्वामिन, राइट। तो स्वामी स्कीम जो है उसमें क्या है और कैसे वो दिया गया, ये आने वाले डिस्कशंस में मैं देखूंगा। फिर ये कहते हैं कि एनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास। जो ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारी मिडिल क्लास है उसके पास ही सबसे बड़ा जो है परचेसिंग पावर है, ठीक है। भले ही वो एक परचेसिंग पावर यानी कि एक जो है मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि उनकी पॉकेट बहुत छोटी है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ मिडिल क्लास पीपल बहुत ज्यादा हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास आज के टाइम पर जो मिडिल क्लास है उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, राइट। तो वो हमें उस पर भी ध्यान देना है। चौथा है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ये भी मैं आपको डेटा में भी दिखा दूंगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप सभी को पता होगा असेट्स क्रिएट करने में काम आता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा दिया, राइट, या फिर किसी भी तरह के एसेट्स में ऐसे काम लगा दिए जो कि फ्यूचर में हमें आके रिटर्न्स अच्छे देंगे। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से ही बहुत ज्यादा आता है और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पीछे हट जा रहा है। खासकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो वो एक पुश नहीं ला पा रहे हैं बिकॉज कोविड के अभी भी उसके आपको रिपरकशंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि साहब जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ से भी एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट देखा जाए। एंड द लास्ट वन इज अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। कोविड आया, कोविड के दौरान लोगों ने बहुत पैसा खो दिया, अपने करीबी लोगों को खो दिया, एंड दैट इज द रीजन वाई वो लोग जो हैं, वो जो फैमिलीज जो सबसे ज्यादा हर्ट हुए या सबसे ज्यादा हिट हुए, राइट, उन फैमिलीज ने एक प्रण ले लिया, एक रेजोल्यूशन ले लिया है कि वो अब अपने सेविंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और अपने कंजम्पशन को कम कर देंगे। सो जो असर है वो ये हो रहा है कि जो लोग हैं, मतलब जो मिडिल क्लास पीपल हैं या जो लोअर मिडिल क्लास पीपल होते हैं या जो पुअर क्लास पीपल होते हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपने कंजम्पशन को इतना ज्यादा टाइट कर लिया है कि डिमांड जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड जो है वो सबड्यू चल रही है, यानी वो उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए। अब देखिए, डिमांड नहीं होगी, एक बहुत छोटा सा मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। अगर इकोनॉमी में डिमांड लो चल रही है, कीन्स इकोनॉमिस्ट भी यही कहती है कि अगर डिमांड कम हो गई है तो जब लोग मार्केट में जाएंगे ही नहीं कुछ खरीदने, तो दुकानदार बेचेगा क्या? जब दुकानदार बेचेगा नहीं तो दुकानदार जो है वो अपने आगे से खरीदेगा क्यों? इसका मतलब अगर डिमांड कम हो गई तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। फैक्ट्रियां बंद हो गई तो क्या हो जाएगा? सप्लाई खत्म हो जाएगी। सप्लाई खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। जब तक आपके स्टॉक्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक नया प्रोडक्शन होगा नहीं। नया प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। तो गवर्नमेंट का पुश क्या है, आप देखिएगा कि इन सभी में गवर्नमेंट का एक ही पुश है कि जीडीपी ग्रोथ तो करनी ही है, ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ करनी है, लेकिन कैसे करनी है? हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट करना है ताकि सप्लाई भी बढ़े। यहां से आपकी बढ़ेगी सप्लाई इकोनॉमी में और यहां से बढ़ेगी आपकी डिमांड। जब दोनों ही बढ़ जाएंगे तो आपके ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। चलिए, ये बता रहा है कि गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आता है। बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स 22%, यूनियन एक्साइज एंड ड्यूटीज 5%, जीएसटी 18%। आप देखिए, इनकम टैक्स जीएसटी से ज्यादा है, फिर भी हमारे सोशल मीडिया पे लोग जीएसटी को गालियां दे रहे हैं। गवर्नमेंट शांत है। गवर्नमेंट खुद कह रही कि भाई देखो, हम इनकम टैक्स, जो गवर्नमेंट की कमाई है, सबसे ज्यादा कमाई कहां से आती है? इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेट टैक्स से। दोनों मिलाकर ही आप देख लीजिए 40% के आसपास हो रहा है। सरकार का 100 रुपए में से 40 रुपया तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आ रहा है, जो लगभग हमारी 98% पॉपुलेशन देती ही नहीं है। 98% पॉपुलेशन तो ये इनकम टैक्स और जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो दे ही नहीं रही है। तो इतना बड़ा बर्डन पूरी सरकार का हमारी पब्लिक पे नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, जो जीएसटी है
उसमें टैक्स का अमाउंट कंसर्न नहीं है, टैक्स अमाउंट कंसर्न नहीं है, कंसर्न है रैशनलाइजेशन। कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगाया जाएगा और कितने प्रोडक्ट के ऊपर कितनी छूट दी जाएगी, ये सबसे बड़ा समस्या है। अभी आपने रिसेंटली देखा हो, कुछ महीने पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा था कि हम कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा दें क्योंकि उसके ऊपर शुगर होती है। अब ऐसे अगर स्टेटमेंट्स आते हैं तो लोगों का विश्वास और ज्यादा गिर जाता है। सो कंसिडरिंग दैट सिचुएशन, गवर्नमेंट को जीएसटी कम करने से ज्यादा अच्छा है उसको रैशनलाइज करें। सिन गुड्स के ऊपर या कुछ और जो गुड्स होते हैं लग्जरी गुड्स के ऊपर हो सकता है वो नई रेट लेकर आए, और वो जो नई रेट से पैसा कमा रहे हैं उसको कंपनसेट करें उन जरूरतमंद चीजों के ऊपर जहां पर वो जीएसटी लगा रहे हैं, राइट। अब आप इस पूरे इसमें देखेंगे कि जो सरकार का सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है बोरोइंग एंड लायबिलिटी पे। यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है हर साल, कहीं ना कहीं तो सरकार पैसा खर्च कर ही रही है, उस पैसे का इन सब चीजों से उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। दे आर नॉट बीइंग एबल टू मीट देयर एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। इसके लिए उसे 24% जो है वो बोरोइंग्स करनी पड़ रही है। बोरोइंग्स कहां से कर रही है, कैसे कर रही है, वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसीट्स जो है वो 9% है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ये मोस्टली आपके पीएसयू वगैरह से पैसा आता है। कस्टम्स 4%, कॉर्पोरेट टैक्स 17%, जीएसटी 18%। तो ये सारा पैसा है जो सरकार के पास एक साल में आता है। चलिए, जाता कहां है पैसा, जाता कहां है, वेयर रूपी गोज टू। ओके, सबसे पहला सबसे बड़ा जो खर्चा है सरकार का वो है एक तो स्टेट्स को शेयर देना। अब सभी को पता है जीएसटी जो होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर 18% जीएसटी दिया, तो 18% जीएसटी जो आप दे रहे हैं वो 18% जीएसटी जो है उसमें 9% सेंटर का हो जाता है, 9% स्टेट का हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसके अलावा भी इनकम टैक्स में भी शेयरिंग होती है, राइट। सो पॉइंट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काफी सारा पैसा जो है स्टेट्स के साथ शेयर करती है। तो बजट में सबसे बड़ा पैसा कहां जा रहा है, स्टेट्स के साथ। दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट जो जा रहा है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार पिछले कई सालों से कर्जा लेती आ रही है, राइट। कई बार होता है कि साल भर के लिए होता है, ट्रेजरी बिल्स हमने देखा, फिर मैंने आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में भी बताया। बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, लाइक सॉवरन गोल्ड बॉन्ड हो गया, राइट, या फिर आपके ग्रीन बॉन्ड्स हो गए, 50 तरह के आपके बॉन्ड्स होते हैं, राइट। उन बॉन्ड्स के ऊपर जो सरकार ब्याज देती है वो सरकार का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है। सोचिए, सिर्फ ब्याज है ये, तो दिस इज ओनली इंटरेस्ट, बाकी तो भूल ही जाइए। फिर आता है पेंशन 4%, एक्सपेंडिचर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशंस, डिफेंस 8%। अब डिफेंस और जो पेंशन है ये काफी कम हुए। मेजर सब्सिडीज, राइट, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये थर्ड हाईएस्ट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पर सेंट्रल का ही डोमिनेशन होता है, स्टेट कुछ ज्यादा डिसाइड नहीं करती, स्टेट से सरकार कुछ ज्यादा पूछती भी नहीं है। अब इसमें डिफेंस रिलेटेड या सब्सिडी रिलेटेड भी स्कीम्स होती हैं, उनको एक बार अगर हम हटा दें, उसके बाद भी 16% बहुत बड़ा खर्चा है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इन तीनों में इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और स्टेट ग्रांट्स, इन तीनों में यूजलेस खर्चा कौन सा है? चलिए बताइए। जो मैंने 3 हाईलाइट किए हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स, इन तीनों में यूजलेस खर्चा कौन सा है जिसे आप कहना चाहिए कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, और होना चाहिए था तो बहुत कम होना चाहिए था? बताइए बताइए। सो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो इट इज अ अनवांटेड बर्डन है, अनवांटेड है, बट यू कैन नॉट लिव विदाउट इट, राइट। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, इस स्लाइड पे जाते हैं, रूपी कम्स फ्रॉम, कहां से पैसा आता है। तो यहां आप सबसे पहले क्या देखेंगे, बोरोइंग्स। भाई जो ये बोरोइंग्स आप ले रहे हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग्स ले रही है, चाहे वो ट्रेजरी बिल से ले रही हो, बॉन्ड से ले रही हो, कहीं से भी ले रही हो, भाई उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज तो देगी ना, कोई ना कोई ब्याज देगी। बिना ब्याज के या विदाउट इंटरेस्ट नोबडी इज गोइंग टू बाय दीज बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर से पैसा लिया है, गवर्नमेंट ने इंडिया के बाहर से लिया है, एक्सटर्नल डेट, कुछ भी हो, डजंट मैटर। वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम में आप और हम जैसे लोगों से पैसा लिया है, डजंट मैटर। द मैटर इज दैट जो गवर्नमेंट है, राइट, वो
सबसे ज्यादा जो पैसा उठा रही है वो ब्याज पे उठा रही है, राइट? सो द हाईएस्ट बोरोइंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑन इंटरेस्ट। इसी वजह से जो सबसे ज्यादा पेमेंट जा रहा है वो जा भी इंटरेस्ट को ही रहा है। सो इस लॉजिक से हमें ये चीज बुरी नहीं लगती कि भाई ठीक है हम ब्याज देते हैं, वी पे इंटरेस्ट, बट हम उसको उस पैसे को यूज भी तो कर रहे हैं, राइट? दैट इज द केस। चलिए एक बार इन सबको छोटा छोटा बांट के देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, राइट? अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? वही टैक्स, नॉन टैक्स, वो सारे इसमें आ जाएंगे, राइट? तो रेवेन्यू रिसीट्स आपके आ गए, ये सारे लाख करोड़ में है। अब आप देख सकते हैं मैं दोनों तरफ हाईलाइट कर रहा हूं, राइट? दो तीन चीजें मैं बता देता हूं। RE का मतलब होता है, RE का मतलब होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, राइट? यानी ये पहले जो एस्टिमेट किया गया था उसको रिवाइज्ड किया गया है, यानी ये एक्चुअल एस्टिमेट्स हो गए, राइट? रिवाइज एस्टिमेट्स है, ये मोस्टली एक्चुअल एस्टिमेट्स के आसपास होते हैं। जो BE होता है, जो इसमें आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए BE लिखा है लास्ट में, यहां भी BE लिखा है, राइट? ये होता है बजट एस्टिमेट। BE मतलब बजट एस्टिमेट, कि सरकार एस्टिमेट करके चल रही है कि इस साल हमें इतना रेवेन्यू मिल जाएगा, राइट? तो सब पहले तो हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स कहां से आता है? वो आपके टैक्स, नॉन टैक्स, GST, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दिस टैक्स, दैट टैक्स, वो सारे इसमें आ गए, ठीक है? तो गवर्नमेंट सोच के चल रही है कि भाई पिछले साल के मुकाबले हमें 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, नंबर 1। अब GST ऑलरेडी 2 लाख करोड़ के आसपास आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये डेटा पूरा हो भी जाए। कैपिटल रिसीट्स क्या है? PSU जो अर्निंग्स हो गई, राइट? जो गवर्नमेंट ने कैपिटल असेट्स क्रिएट करे, वहां से जो अर्निंग हो गई वो आ गया, राइट? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो हो गई हमारी वो आ गया। डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, वहां से पैसा आ गया, राइट? तो वो सारी चीजें वो इसमें आ जाएंगी। इसको भी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, 10,000 करोड़ का थोड़ी सी बात है। देखिए बोलने में तो लगता है 10,000 करोड़ बहुत छोटी बात है, हमारे लिए इंडिविजुअल के लिए 10,000 करोड़ बहुत बड़ी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि जब वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा तो बहुत छोटा सा अमाउंट हो जाता है। चलिए, तो दोनों ही कैपिटल रिसीट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों ही बढ़ने की उम्मीद हमें है, राइट? सॉरी, रेवेन्यू रिसीट्स हो या कैपिटल रिसीट, दोनों ही बढ़ने की हमें उम्मीद है इन द फ्यूचर। एक चीज और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली बढ़ा है, यहां पर ये भी बढ़ा है, राइट? लेकिन ये घटा है और ये घटा है। कैपिटल रिसीट्स घट क्यों रही हैं? वाई दे आर डिक्लाइनिंग? यहां पर ये डिक्लाइन क्यों दिख रहा है? और बजट एस्टिमेट्स भी कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। ये डिक्लाइन इसलिए हो रहा है कि मनी फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, लो मनी फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है वो थोड़ा कम चल रहा है। मतलब पिछले 2-3 सालों से डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हमने दीपम जो है, दीपम डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे डिसइन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कैसे कैसे वो अपनी कंपनीज को बेच रहे हैं, कैसे वो पैसा उठा रहे हैं, वो सारी चीजें, राइट? तो वो हमने देखा था, तो वो थोड़ा कम नजर आ रहा है यहां पर, इसलिए कैपिटल रिसीट्स कम है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर पहला है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना फर्क है, मतलब ये आधा है उसका, आधे से भी कम, आई थिंक इट इज लेस देन हाफ, राइट? सो इफ इट इज लाइक 40% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, व्हाट डज दैट शोज? दैट शोज कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, इन पे ज्यादा खर्च कर रही है और असेट क्रिएट नहीं कर रही है। मतलब हाईवे, रोडवेज, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस पर पैसा कम खर्च हो रहा है, लोगों की सैलरी देने में, लोगों को पेंशन देने में। तो इमेजिन अ केस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने सारी सैलरी देती होगी हमारे इंडियन आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को या जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको, और फिर अभी वो नया आने वाला है 8th पे कमीशन, राइट? सो सैलरीज हर साल बढ़ती चली जा रही हैं, पेंशन हर साल बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायर होंगे, उनको पेंशन देनी है। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें देखिए क्या जंप आया है अचानक से, राइट? ये यहां पर बढ़ा फिर कम हो गया। अब आप कहोगे सर कम कैसे हो सकता है, सैलरीज कम कर दी। अरे तो भाई अकेला इंटरेस्ट, अकेली सैलरीज ही थोड़ी ना होती है, उसमें कॉम्पोजिशन तो बहुत बड़ा है कैपिटल रिसीट्स का, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉम्पोजिशन बहुत बड़ा है। हो सकता है किसी साल गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट देना पड़ा तो अपने आप कम हो जाएगा। हो सकता है किसी साल गवर्नमेंट को मान के चलिए कि है ना उस साल लोग ज्यादा रिटायर हो गए तो सैलरीज कम हो गई, कुछ भी, देयर मे बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। लेकिन जो भी हुआ हमने देखा कि 24, 25 जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं वो कम आए, राइट। हमने उम्मीद ज्यादा करी थी, उससे कम हुआ है। अब ये कह रहा है ये बढ़ने वाला है। अब ये बढ़ने वाला क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि गवर्नमेंट, इस साल आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बिहार और आंध्र प्रदेश को एक्स्ट्रा पैसा दिया है। अब वो क्यों दिया है? वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम सबको पता है, राइट। क्योंकि आंध्र प्रदेश की सरकार जो है नायडू और जो हमारे नीतीश कुमार है बिहार सरकार, उन दोनों ने ही सपोर्ट किया है बीजेपी गवर्नमेंट को एनडीए में गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए, तो इस वजह से उनको ज्यादा दिया गया है। तो 2 लाख करोड़ का जंप है, विच इज ह्यूज। ये मतलब एक महीने के जीएसटी से भी ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यहां पर आप देखेंगे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ गया है, राइट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका वो भी बढ़ गया है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि दोनों तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े। पहले ये घटा था, राइट। 12.5 जो एक्चुअल एस्टिमेट्स थे और जो रिवाइज एस्टिमेट्स थे उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, 70,000 करोड़ का ही फर्क आया है, राइट। तो जितनी हमें उम्मीद थी उससे कम है। देखिए बजट एस्टिमेट्स ने कहा था 15 लाख करोड़ का होगा, रिवाइज एस्टिमेट्स कह रहे हैं 13,20,000 करोड़ का है, राइट। तो ये एक थोड़ा सा हमें डिक्लाइन, या कहना चाहिए कि सरकार जितना खर्च करना चाहती थी कैपिटल एक्सपेंडिचर में उतना कर नहीं पाई। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, चलिए ट्रेंड देखते हैं पिछले 2016 से लेकर 2024-25 तक। अब यहां पर आप देखिए कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल मैंने गलत लिख दिया, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट से कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, फॉरगेट असेट, इंटरेस्ट पेमेंट से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। भाई आप किसी को सैलरी दे रहे हो, राइट, लेट्स से गवर्नमेंट किसी को सैलरी दे रही है। अब गवर्नमेंट जब किसी को सैलरी दे रही है तो कहीं ना कहीं वो सैलरी जाएगी, कंजम्पशन क्रिएट करेगी या कुछ ना कुछ उसमें फायदा होगा। इंटरेस्ट पेमेंट अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट उठा के किसी दूसरे कंट्री को दे दिया या किसी इन्वेस्टर को दे दिया जो विदेश में बैठा है, उससे हमें क्या फायदा हुआ? तो अगर हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, यानी जो मेन डेफिसिट है उसे निकालना है, तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देना है। सो इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें ईडीआर लिख देता हूं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में हमें क्या करना है? रेवेन्यू डेफिसिट में से हमें क्या माइनस करना है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मैं आपको फिर लेके चलता हूं स्लाइड पर, फिर आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए लास्ट में क्या लिखा है, राइट। कुछ पैसा स्टेट्स को जा रहा है, राइट। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशंस भी होते हैं। जो केंद्र सरकार होती है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं कैपिटल असेट्स क्रिएट करने में। ध्यान से सुनिए और समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने वो पैसा सैलरी, पेंशन या किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कीम में लगा दिया। वो क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, लेट से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पैसा दिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वो पैसा लेकर असेट्स क्रिएट कर दिए, यानी कैपिटल असेट, लेट से हाईवे क्रिएट कर दिया, कैनाल बना दिया, राइट, कोई रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बना दिया, मतलब किसी भी तरह के कैपिटल असेट्स क्रिएट करें। अब क्योंकि वो कैपिटल असेट्स में काउंट हो रहा है पैसा, तो वो हम इसमें से हटा देंगे, राइट। मनी टू स्टेट्स फॉर कैपिटल असेट्स, सिंपल। देखो यहां पे वर्ड कैपिटल आ रहा है, तो क्यों हम इसको रेवेन्यू में लिखें? इसलिए हमने उसको रेवेन्यू में से हटा दिया। बात इतनी सी, ठीक है। दिया सेंटर नहीं है, दिया सेंटर नहीं है, अपने रेवेन्यू बजट में से दिया है, लेकिन वो गया किस काम के लिए? वो गया है कैपिटल असेट्स के लिए, तो उसको हमने माइनस कर दिया, तो निकल जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए 2016-17 में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, राइट।
फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जैसे ही कोविड आता है वैसे ही आप देखिए, ओ हो, फिस्कल डेफिसिट इज 9.2% ऑफ जीडीपी। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, याद रखिएगा, इट इज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये लाख करोड़ उसमें नहीं है, इट इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यस असद, यू आर राइट, स्टेट्स शेयर विच क्रिएट कैपिटल एसेट्स। हाँ, अगर कैपिटल एसेट्स नहीं क्रिएट किया गया है तो वो इसमें माइनस नहीं होगा, राइट। तो यहां पर देखिए सारे के सारे डेफिसिट बढ़ गए हैं अचानक से, मतलब 5 से नीचे तो कोई भी नहीं है। आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है विच एक्सक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट, वो खुद ही आपके देखिए कितना हाई चल रहा है। फिर हम धीरे 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 अब हम 4 के आसपास आ गए हैं, राइट। एक चीज में आप नोटिस करेंगे कि यहां पर जो है, यहां पर एक कुछ चेंज आया है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या चेंज आया है, यहां पर व्हाइट और पिंक लाइन जो आप देख रहे हैं, यानी कि जो आपकी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो प्राइमरी डेफिसिट से कम हो गया है। ध्यान से देखिए, जो पिंक लाइन है, जो यहां पर फर्स्ट में देखिए, पिंक लाइन जो है वो व्हाइट के ऊपर चल रही थी, ठीक है, अब वो घट के उसके नीचे आ गई है। इससे क्या पता चल रहा है कि कोविड के बाद जो है वो आपका जो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि जब आप पैसा दे रहे हो, गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है असेट क्रिएट करने के लिए, कहां से, अपने रेवेन्यू डेफिसिट से, उसमें से माइनस कर रही है, वो कम हो गया है परसेंटेज टू द जीडीपी। ऑन दी अदर हैंड जो प्राइमरी डेफिसिट है, यानी कि जो केंद्र सरकार का खुद का डेफिसिट है इंटरेस्ट हटाने के बाद, जो उसको कहना चाहिए शुद्ध, जो प्योर डेफिसिट है, वो बढ़ रहा है। तो यानी कि पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं या तो पैसा कम जा रहा है स्टेट्स को कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए, स्टेट्स खुद प्रमोट किए जा रहे हैं कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, या फिर अगर वो कांस्टेंट है तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट है आपका, राइट, सॉरी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है आपका, वो बढ़ रहा है, राइट। दैट इज द पॉइंट। सो आपके इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो रहा है, हो सकता है, राइट, कि जो आपका है गवर्नमेंट का जो है, या तो इंटरेस्ट पेमेंट कम हो रहा है तो प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा बढ़ रहा है, ये इसके ऊपर बढ़ रहा है, राइट। जो ये है आपके, वो क्या रहा है, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो आपके इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा हो गया है। सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा हो गया है। अब इसके पीछे काफी सारे कारण हैं, राइट। सर, इफ रेवेन्यू डेफिसिट इज 0 देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट विल ऑल्सो बी 0। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे क्यों होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू डेफिसिट को 0 तो कभी होगा ही नहीं वो, राइट। डेफिसिट है तो जब व्हेन यू यूज द वर्ड डेफिसिट, तो जब आपने डेफिसिट ही बोल दिया वो नेगेटिव में ही होगा। अगर वो बैलेंस होता, अगर वो 0 होता तो उसको डेफिसिट नहीं बोलते, इट वुड हैव बीन कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट और रेवेन्यू बैलेंस। मूविंग अहेड, सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब जब गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा है बजट एस्टिमेट क्या कह रहा है कि हमें फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, 4.4% ऑफ द जीडीपी। मान लीजिए हमारी जीडीपी है $4 ट्रिलियन, अवर जीडीपी इज $4 ट्रिलियन, तो 4.4% कितना हो जाएगा, लगभग 1% वुड बी 40 बिलियन, 170 बिलियन, राइट। दैट इज 160 to 170 बिलियन डॉलर का हमें डेफिसिट होगा। दे आर एस्टिमेटिंग दिस। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मीट दिस? ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? ये तो कर्जा हो गया ना, दिस इज काइंड ऑफ अ बोरोइंग। आपको लास्ट कंपैरिजन पीडी और ईआरडी नहीं समझ में आया। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये बहुत बेसिक समझाऊं। वी एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स को ये आता होगा। आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या है, पिंक लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर है, ठीक है। कोविड से पहले सब ठीक चल रहा था, जैसे ही कोविड खत्म होता है, राइट, वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही ये हो रहा है कि व्हाइट लाइन पिंक के ऊपर आ गई है। अब व्हाइट लाइन क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये कह रहा है कि कोविड के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी डेफिसिट बढ़ गया है, राइट, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम हो गया है। अब इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकते हैं, राइट। अब वो ज्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन हमें उतना डिटेल में जाना नहीं है। हमें यह देखना है कि प्राइमरी डेफिसिट बढ़ गया है, यानी कि या तो इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गया है भाई, या तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गया है, आईपी कम हो गया है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा हो गया है। ये भी पॉइंट हो सकता है।
या फिर आपका जो दिस मनी गिवन टू द स्टेट्स है, राइट, ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम हो गया है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, राइट। सो हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है अब स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए ज्यादा पैसा दे रही है। जैसे ही आपका ये बढ़ेगा वैसे ही आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो वो टू द जीडीपी भी कम हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। या तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है, सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो रहा है, या फिर आपके ये असेट्स क्रिएशन टू द स्टेट्स ये बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, राइट। चलिए, जब सरकार का 160-170 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, यानी इतना पैसा सरकार के पास है ही नहीं, तो वो पैसा सरकार लेगी कहां से? ये है वो सारे सोर्सेस। सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग लाइक ट्रेजरी बिल्स, मार्केट बोरिंग्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह सब आ गए, या बाकी कोई भी स्कीम जैसे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड या जो भी हमारे 50 तरह की जो स्कीम्स होती है वो हुई। अब आप देखिए 2021-22 में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो ट्रेजरी बिल्स थी वो 0.8% था, राइट। ये लगभग गायब है। अब ये लगभग गायब है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें ट्रेजरी बिल से पैसा चाहिए ही नहीं, हमें ट्रेजरी बिल से पैसा लेना ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कम कर दिया। उल्टा 2024-25 में आप देखेंगे कि ट्रेजरी बिल्स से पैसा लेने की जगह गवर्नमेंट ने पैसा उतार दिया, जितना भी था सारा उतार दिया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप देखिए हर चीज में सिक्योरिटीज अगेंस्ट द स्मॉल सेविंग कम 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 कम, हर चीज कम होती जा रही है, राइट। बढ़ क्या रहा है? व्हाट इज इंक्रीजिंग? क्यों, कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना है आपको। बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है आपके मार्केट बोरिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं। सो वो 91 डेज गवर्नमेंट ने कहा नहीं चाहिए मुझे 91 डेज का पैसा, मुझे 2 साल 3 साल 5 साल का पैसा चाहिए, वो बढ़ रहा है। तो बस इतनी सी बात है। ट्रेंड इन द टैक्स रिसीट्स, हम जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा कर रही है, आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2016-17 में जो हमारा परसेंटेज टू द जीडीपी है ये, राइट, हमारा डायरेक्ट टैक्स, द ब्लू वन इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स था 5.5%, ये बढ़ के हो गया 7.5%, और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था 5.6 था, ये हो गया 4.9। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है जीएसटी में ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत फायदा हो रहा है। और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स देखिए एक डेवलपिंग इकोनॉमी का, एक डेवलप्ड इकोनॉमी का, सॉरी, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अगर आप डेटा चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट इकोनॉमी की, किसी भी यूरोपियन इकोनॉमी का डेटा उठाइए, आप स्विट्जरलैंड का उठाइए, आप ब्रिटेन का उठाइए, फ्रांस का उठाइए, या आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का उठाइए, जापान का उठाइए, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वहाँ पर जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा होता है। डायरेक्ट टैक्स इज मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक डेवलप इकोनॉमी की फीचर्स हैं। इंडिया में धीरे धीरे हम वही देख रहे हैं, राइट। धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिछले 8-9 सालों में हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, आईडीटी, राइट, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कम हो गया है, और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ गया है। अब डायरेक्ट टैक्स तो जैसा मैंने कहा आपको 1.5 से 2% पॉपुलेशन हमारा डायरेक्ट टैक्स दे रही है, राइट, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। लेकिन जो जीएसटी देने वाली पॉपुलेशन है वो तो पूरी पॉपुलेशन नहीं, हर कोई जीएसटी दे रहा है। आप एक पार्ले जी का पैकेट भी खरीदते हो तो भी जीएसटी देते हो, और वो तो हर कोई खरीद रहा है, राइट। मतलब कोई ना कोई सामान तो आप ऐसा खरीदोगे जहां जीएसटी दिया होगा, राइट। सो दैट्स द पॉइंट। सो जिसे कहना चाहिए टैक्स बर्डन ऑन द पॉपुलेशन जो है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जीएसटी वगैरह जो होते हैं, उनका टैक्स बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द पीपल ज्यादा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द अदर्स, इट इज, जब डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन इंडिविजुअल्स पे ज्यादा होता है, लेकिन पॉपुलेशन पे नहीं होता ज्यादा, क्योंकि बहुत छोटी पॉपुलेशन को वो कवर कर रहा है। तो ये इट्स अ गुड साइन। ट्रेंड इन द नेट रिसीट्स, सेंटर का टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट रेवेन्यू। देखिए सेंटर का सबसे ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है? सबसे पहले तो आप ग्रोथ देखिए, राइट, क्या शानदार ग्रोथ है, लगभग 3 टाइम्स हो गया। पिछले 8-9 सालों में गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है वो 3 टाइम्स हो गए, यानी 300% ग्रोथ हुई है, 300% ग्रोथ हुई है, हर चीज बढ़ी है, राइट। सो आपके नॉन टैक्स, टैक्स, सेंट्रल रेवेन्यू, सब कुछ
बढ़ गया है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन और रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, एक्सेप्ट दिस, यहां पर थोड़ा सा गिरावट आई थी, कोविड ईयर है, अदरवाइज वो बढ़ रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये जितने भी ग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिश किए गए हैं, ये बजट की वेबसाइट पर है, राइट, ये आपको आराम से वहां से मिल जाएंगे। अब गवर्नमेंट खर्च कहां करती है, सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करिए, देखिए मैं 2016 का तो कॉम्पोजिशन नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं लास्ट के 2-3 सालों का। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च करा है वो है ये ब्लू वाला, देखिए ध्यान से देखिए, ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला सबसे ज्यादा सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे खर्च किया जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, यानी वो जो केंद्र सरकार खुद बना रही है, वो स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की स्कीम्स हैं और वो उसको खुद ही लॉन्च कर रही है। इसमें स्कीम्स हो जाती हैं आपके, पेंशन स्कीम्स हो गई, स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई, राइट, बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब सेकंड वाली जो हो गई, जो सेकंड हाईएस्ट है वो है आपके, ये भी सेंटर सेक्टर एक्सपेंडिचर हो गया। द थर्ड हाईएस्ट इज एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का खुद का खर्चा। सो ओवरऑल आप ये नोटिस करेंगे कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कॉम्पोजिशन है, राइट, जो एक्सपेंडिचर कॉम्पोजिशन है वो वैसे तो ओवरऑल बढ़ ही रहा है, राइट, आई मीन 50.65 लाख करोड़ तक हम पहुंच गए, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है, राइट। कुछ मतलब अगर इसको बिलियंस में निकालें तो ये कुछ 500 बिलियन के आसपास होगा, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, राइट। अब उतना देखते हुए आपको ये पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा पैसा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे या फिर किसी और तरह की स्कीम्स पे ही पैसा खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो ये है कि गवर्नमेंट वेलफेयर के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, दैट्स द पॉइंट। टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी ने पूछा था व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, सॉरी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो उसने प्योरली कैपिटल असेट्स क्रिएट करने के ऊपर किया है, प्लस वो वाला पैसा जो उसने स्टेट्स को कैपिटल असेट करने के लिए दिया है, वो दोनों जोड़ दोगे। स्टेट्स को भी दिया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको ऐड कर दो आप। इज इट पॉसिबल दैट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेशन? यस, बिल्कुल हो सकता है, बट वो इन्फ्लेशन की वजह से यस हाइप तो होगा ही, बट उसके बाद हमें रियल जीडीपी निकालनी है ना, आपको डिफ्लेट करना है उसको। एक आपने सुना होगा नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी भी ग्रो कर रही है। तो जो डेटा आप सुनते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमने कहा कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6% से हुआ है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6% से हुआ है, लेकिन ये आपका रियल जीडीपी है, दिस इज रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में तो इसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर दो ना, जस्ट ऐड इन्फ्लेशन। तो लेट्स से इन्फ्लेशन हमारा अभी क्या चल रहा है, 4-5%, तो अगर 5% है तो हमारी ये है हमारी नॉमिनल जीडीपी। गवर्नमेंट दोनों के डेटा पब्लिश करती है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मतलब है रियल जीडीपी से, इन्फ्लेशन हटाकर। ओके, तो चलिए इस पे आते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2020 में अचानक से बहुत ज़्यादा पुश आया था कि गवर्नमेंट जो है, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है नरेगा में अचानक से गवर्नमेंट ने कहा कि 50 दिन का एक्स्ट्रा काम मिलेगा लोगों को, राइट, चना दाल और पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट या भी बहुत ही सस्ते प्राइस से लोगों को दी। सो गवर्नमेंट ने अपनी जेब से बहुत पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट ने मार्केट से बहुत पैसा उठाया भी, राइट। इस वजह से यहां पर आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये दुख की बात नहीं है, राइट। हमें कंपेयर करना है कि ये पिछले 2016 से ज़्यादा है या कम, जो 2016 से तो ज़्यादा है, बात इतनी सी है, ठीक है। ये अचानक से ऊपर उठा, वो क्यों उठा, क्योंकि कोविड में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। अगली बात, ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल स्टेट्स टू स्टेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर, राइट, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, 1+2 इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें मैं लगा देता हूं कोर, जो वर्ड होता है इकोनॉमिक वर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं कोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का,
राइट। कई बार ऐसा होता है पैसा जो होता है वो कोर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा भी खर्च हो जाता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कोर पे ध्यान रखो, जैसे रेलवे, हाईवे, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है और वही पैसा जो उन्होंने स्टेट्स को दिया है, ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स टू स्टेट्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये नया टर्म है, अभी कुछ ही सालों में यूज होना शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था। तो अगर आप इस चीज में देखेंगे तो लाख करोड़ देखिए, पिछले 8 सालों में 3 गुना हो गया है, 300% इंक्रीज हुआ है, 300% इंक्रीज। ना ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लेशन भी प्ले कर रहा है रोल, बट उतना नहीं कर रहा है, राइट, उतना इन्फ्लेशन प्ले नहीं कर रहा है। रियल टर्म्स में भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो स्टेट्स को दिया जा रहा है उसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी आई है। आई मीन पहले 1.7 था, अब ये बढ़ के 4.3 हो गया, तो काफी अच्छा इसमें परसेंटेज हमें देखने को मिला है। गवर्नमेंट ने खुद का भी एक्सपेंडिचर काफी अच्छा बढ़ा लिया है। अगला जो डेटा है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, ये आई थिंक ये वो सेम ही चीज आ गई, ये परसेंटेज टू द जीडीपी है। परसेंटेज टू द जीडीपी भी आप देखेंगे तो 2.9% था, 4.3% में हम आ गए हैं। तो परसेंटेज टू द जीडीपी भी देखा जाए तो सरकार ने धीरे 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 कैपिटल असेट्स बढ़ा दिए हैं। देखिए अगर इकोनॉमी ग्रोथ करनी है, राइट, अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है, इकोनॉमी ग्रोथ करनी है, तो उसे कैसे भी करके अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बराबर लाना होगा या फिर उसको बढ़ाते रहना होगा, उसको बढ़ाते रहना होगा, राइट। गवर्नमेंट वही कर रही है। जितना कम गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जितना कम हमारी सरकारें सैलरी, पेंशन, जितना कम पैसा वहां पे खर्च करेंगी, उतना ही ज्यादा वो देश को आगे बढ़ाने में लगा पाएंगी। इसलिए सरकार कोशिश करती है कि कम से कम और मोर एफिशिएंट लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब में रखे, बाकी काम हम लोग प्राइवेट से करवा लें। आज आप देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं आपके घर पे, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम छोटे होते तो हमारे घर में जब भी मान लो बिजली का मीटर खराब हो गया, राइट, बिजली का अगर मीटर खराब हो गया या लाइट चली गई तो कोई आता था, और वो जो आता था वो गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो आप फोन करोगे, वो आएगा नहीं आएगा, वो मतलब काफी डिले होता था सर्विस में। कई बार ऐसा होता था 5-5, 6-6 घंटे, कई बार पूरा दिन लाइट नहीं आती थी, कोई आता नहीं था। अब वही काम इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को टेंडर पे दे दिया है। अब जैसे ही वो काम इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया, क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी बढ़ने से क्या हुआ, आप फोन करो और वो कुछ ही टाइम में आ जा रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट की सैलरी बच गई, किसी को पेंशन नहीं देनी है। अब देखा जाए तो कोई कहेगा कि साहब इससे गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो कम हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अगर दिवालिया हो गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट को दिवालिया नहीं होना है। गवर्नमेंट शुड नॉट टर्न बैंकरप्ट, ठीक है। इकोनॉमी की तरह से बता रहा हूं मैं, सोशल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के नहीं बोल रहा हूं, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। कैन वी से कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द लास्ट, देख लो कहां है कंसिस्टेंट इंक्रीज, देयर इज अ डिक्लाइन, राइट। 3.2 इंक्रीज 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 इंक्रीज, डिक्लाइन, देन इंक्रीज। बट ये बजट एस्टिमेट्स है, राइट। वो फ्यूचर में ये जो लास्ट वाला जो रो देख रहे हैं, बार जो देख रहे हैं आप, लास्ट वाला, ये 4.3 होगा या नहीं, ये तो फ्यूचर बताएगा, क्योंकि बजट एस्टिमेट्स है, राइट। टोटल ट्रांसफर टू द स्टेट्स, भाई पुश देखिए, यहां 20 से 22 था, 22 से सीधा 25। क्यों? बिहार और आंध्र प्रदेश, उनको बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ये क्या है? ट्रांसफर टू द स्टेट्स एंड यूटीज। बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा पैसा दिया है इस बार बजट में। अब कितना दिया है, क्यों दिया है, वो हमें नोटिस नहीं करना है, बट हाँ, ट्रांसफर टू द स्टेट्स अचानक से बढ़ गया है। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर टू द स्टेट्स, फाइनेंस कमीशन उतना ही है, राइट। जो पिछले 3 सालों में फाइनेंस कमीशन जो पैसा स्टेट्स को देता था वो उतना का उतना ही है, आज भी उतना का उतना ही है। स्कीम रिलेटेड टू द ट्रांसफर्स, ठीक है। क्या बड़ा है? वो है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब यह है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस में से, अपने रेवेन्यू में से कितना डिवोल्यूशन में दिया है, यानी कितना उन्होंने बांटा है। तो वहां सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई हम अपने टैक्सेस में दे रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन में से नहीं, राइट।
स्कीम्स रिलेटेड डिवोल्यूशन में से नहीं है। अब देखो होता क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेकंड वाले ऑप्शन में पैसा देती तो आंध्र प्रदेश सरकार और बिहार सरकार को गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा लगाना पड़ता, वो कंपलसरी होता है। जिस चीज के लिए पैसा लगाया है उसी ही पे ही खर्च किया जाए। पहले इन्हें टाइड फंड्स बोलते थे, टाइड एंड अनटाइड। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने यहां पैसा तो बहुत कम बढ़ा है, यहां ज्यादा अच्छा पुश दिया है, राइट, यहां ज्यादा अच्छा पुश दिया। अभी इसमें जो पैसा आंध्र प्रदेश सरकार को या फिर जो बिहार गवर्नमेंट को जो मिला है, वो उनको बताना नहीं है कि हम कहां खर्च कर रहे हैं। उनकी इच्छा है जहां वो खर्च करना है, वो गवर्नमेंट स्कीम में खर्च करें, वो हाईवे में खर्च करें, वो रेलवे में खर्च करें या पर्सनली खर्च करें, राइट। चलिए एब्सोल्यूट नंबर्स में आते हैं, कहां कितना पैसा खर्च किया गया है। डिफेंस में 4,90,000 करोड़, सबसे ज्यादा खर्चा डिफेंस में। अब कोई कहेगा सर ये तो मतलब यूजलेस एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल यूजलेस है सर, बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन जो 10 लाख फौजी हमारे काम कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं चल रही क्या? ये भी तो ध्यान में रखिए ना भाई। 10 लाख फौजी काम कर रहे हैं जिससे 50 लाख लोगों का घर चल रहा है। अब ये भी तो सोचिए ना। तो अगर गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है और 50 लाख लोगों का घर चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, हम इतना डिफेंस पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? भाई हमारे नेबर्स देखिए, हमें कितने अच्छे नेबर्स मिले हैं, राइट। हमें मिला है प्यारा पाकिस्तान, राइट, हमें मिला है चिंटू चाइना। तो हमें कितने अच्छे अच्छे नेबर्स मिले। और हम अब एक और है, राइट, हमारा बाबू बांग्लादेश। कितने अच्छे नेबर्स मिले हैं। अभी मुर्शिदाबाद में जो रायट्स हुए सब जानते हैं बांग्लादेश से आए हुए लोगों ने करवाया है। तो पॉइंट इज कि जो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं नेबरहुड में, हमें डिफेंस में पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वॉर होती है तो हम क्या करेंगे? हमें रेडी रहना है ना भाई। इसीलिए ये एक आप कह सकते हैं प्रिकॉशनरी एक्सपेंडिचर है। भाई एक सिंपल सी बात बताइए, कोई भी इंसान जो है वो कहना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराता है, ये लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराता है? अब मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराई इसका मतलब ये थोड़ी कि भी कल मर जाना है। कोई ऐसे नहीं सोचता ना। लेकिन फिर भी हम महीनों में हर महीने 5,000 10,000 हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। पता है कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 रुपए लगाए, ठीक है, मुझे क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं गया, मैं तो हॉस्पिटल गया भी नहीं। लेकिन आदमी को क्या लगता है कि भाई क्या पता कोई बीमारी हो जाए, क्या पता कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए। प्रिकॉशनरी, यस खुशी, परफेक्ट, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें ये करना पड़ेगा। देखिए मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं। मान लो अगर गवर्नमेंट, अगर यूपीएससी के आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे उन्हीं दिनों बजट भी आता है। मान लो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि विल यू जस्टिफाई डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया, तो क्या जवाब दोगे? भाई वहां गवर्नमेंट को गालियां नहीं देनी है, आपने ज्वाइन करनी है गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट ही आपको सैलरी देगी, आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने क्यों बैठ रहे हो, राइट? क्लियर है? नहीं, डिफेंस केंद्रीय विद्यालय जो है, केंद्रीय विद्यालय एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंड होता है, वो डिफेंस स्पेंडिंग नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, जैसे डिफेंस ने रोड्स बनाई, उन्होंने अपने वेपन्स खरीदे, जो भी है, मतलब वो जो खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं, राइट। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, तो यहां पे केंद्रीय विद्यालय आ जाएगा आपका। हेल्थ, अब सब जो हमारे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट होती है, जहां पे भी लेफ्टिस्ट होती है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, वो कहती है कि भाई एजुकेशन और हेल्थ पे इतना कम स्पेंडिंग क्यों है, राइट। मैं उनको एक बहुत अच्छा सा जवाब देना चाहूंगा और आप भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हमारा बजट ही कम है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। अगर आप एक छोटी सी बात समझिए, अगर हम डिफेंस का पैसा वहां से निकाल के सारा का सारा एजुकेशन और हेल्थ पे डाल देते हैं, मान लीजिए कि भाई हमने ये एक साल में कोई डिफेंस 1 रुपए का खर्चा नहीं किया, तो सबसे पहले तो 50 लाख लोग खाएंगे क्या? चलो ठीक है, फिर भी मान के चलता हूं कि भाई मैंने यहां से 90,000 करोड़ निकाल के इन दोनों में लगा दिए, एजुकेशन और हेल्थ में लगा दिए, राइट, हमने लगा दिए। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, क्या मेरे पास डिफेंस का ऑल्टरनेटिव है? क्या मेरे पास डिफेंस का ऑल्टरनेटिव है? नहीं है ना। मेरे पास डिफेंस का ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरे पास कोई प्राइवेट आर्मी नहीं है, लेकिन मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरे पास प्राइवेट स्कूल है, मेरे पास प्राइवेट आर्मी नहीं है। तो वहां ऑल्टरनेटिव ही नहीं है सर कुछ, यहां ऑल्टरनेटिव है।
हमें जरूरत ये नहीं है कि ज्यादा सरकारी स्कूल खोले जाए, हमें जरूरत ये है कि जो प्राइवेट स्कूल जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लोगों का, जो हद से ज्यादा फीस ले रहे हैं, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हद से ज्यादा फीस ले रहे हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। राइट? जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री आयुष्मान जो स्कीम आती है जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, अब उससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। अब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, आपको 5 लाख का ऑपरेशन फ्री मिल रहा है। राइट? अ पर्सन इज गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, वो है सही स्कीम। ठीक है? वरना हमने भी देखा है कितने नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते हैं और उनका क्या होता है हमें सबको पता है। राइट? सो पॉइंट इज कि मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, ये देखो बजट डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट को डिफेंड करना आना चाहिए। और मैं यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को या फिर ऑपोजिशन में राहुल गांधी को किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। हाँ, धीरे धीरे हमें नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स बढ़ाने हैं, धीरे धीरे हमें गवर्नमेंट स्कूल्स बढ़ाने हैं। ठीक है? वो हमें करना है। लेकिन ये कहना कि डिफेंस खत्म कर दो और रूरल डेवलपमेंट खत्म कर दो और सारा पैसा यहां लगा दो, वो गलत होगा। दूसरी बात, किसी ने पूछा सर होम अफेयर्स में क्या आता? भाई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है क्या? जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो नहीं है जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, डिफेंस तो आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी होगी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है होम डिपार्टमेंट, वो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी वगैरह वो सब इसमें आ जाएगा। राइट? फिर हम आते हैं अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, आईटी एंड टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे खर्चे इसमें आ जाते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। ये वो अनाउंसमेंट है जो इन चारों से रिलेटेड है, यानी कि पुअर पीपल, यूथ, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स, एंड नारी मीन्स विमेन रिलेटेड। तो देखिए क्या हुआ है। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या अनाउंसमेंट हुआ है? शैलेश आप क्लियर हो गया होम अफेयर्स में क्या आता है? ठीक है, ओके। सो एग्रीकल्चर में ये पास जो 5 मेजर अनाउंसमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 5 मेजर अनाउंसमेंट्स। राइट? द फर्स्ट वन इज, चलिए यहां से शुरू करते हैं, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। आई थिंक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है तो मैं वैसे ही बता देता हूं। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स का मतलब यह है कि देखिए 1960s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव किया। वो हमने क्यों अचीव किया था? वो हमने इसलिए अचीव किया था क्योंकि हमारे पास थे बाहर से मंगाए हुए हाई यील्डिंग सीड्स। राइट? जिसमें हमारे वीट के बेसिकली जो हाई यील्डिंग सीड्स थे वो थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सालों बाद, लगभग कितने हो गए, हम 65-70 साल हो गए, आफ्टर दीज मैनी ईयर्स वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नेशनल मिशन जिसमें अ टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस। इस मिशन के अंडर में मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, अभी देखिए सारे आउटलाइंस नहीं आई हैं इस स्कीम्स की, कुछ स्कीम्स की आ गई हैं, जैसे कि ये धन धान्य कृषि योजना। तो जिस स्कीम के सारे आउटलेट्स आ गए हैं या स्कीम के प्रपोजल्स आ गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स कुछ नहीं है, जो हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं ऐसे सीड्स जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो। जैसे मान के चलिए आज मैं कोई भी एक पेड़ उगाता हूं, ठीक है, कोई भी मैं फसल राजस्थान में उगाता हूं, तो राजस्थान इज अ ड्राई रीजन। अब नाउ राजस्थान इज अ ड्राई रीजन, जैसे ही मैंने वहां पे कोई फसल उगाई वो फेल हो गई, वहां पे सब सब कबाड़ा हो गया, मतलब जो फसल है वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पानी की जरूरत थी। अब क्यों ना मैं एक ऐसी फसल बनाऊं या ऐसा बीज बनाऊं जिससे ऐसा पेड़ निकले जो कि कम पानी में भी काम चल जाए। राइट? सो ड्रॉट रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस, आपने उसके बारे में सुना होगा, जो आपके बीटी कॉटन होता है। राइट? बीटी कॉटन जो होता है, तो बीटी कॉटन क्या है? वो पेस्ट रेजिस्टेंस है। सो ऐसे हमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स बनानी है। अब बीटी कॉटन जो है वो एक फाइबर क्रॉप है, तो उसको हमें खाना तो है नहीं, तो अगर वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो भी गया तो क्या बुरा है? ऐसे ही आपके जूट हो गया। राइट? ऐसे ही आपके मान लीजिए कोई और ऐसी जो क्रॉप्स होती है, इंडिगो वगैरह हो गया, जिसको हमें कंज्यूम नहीं करना है, तो वो अगर पेस्ट रेजिस्टेंट बन भी जाए तो क्या बुरा है? राइट? तो इस मिशन में ये सब बनाया जाएगा, गवर्नमेंट पैसा देगी, अब अभी आप ऐसे ऐसे सीड्स बनाओ। दूसरा है एनहेंस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। मैं लिख देता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड।
अब किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स होगा जो 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन को, डेयरी फार्मर्स को दिए जाएंगे, जिसमें 5 लाख तक का लोन मिलेगा। जब किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ तो ये सिर्फ फार्मर्स के लिए था, इसको धीरे धीरे फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली इसे कॉमर्शियल बैंक्स और नाबार्ड इसकी देखरेख करते हैं। अब आता है ये धन धान्य स्कीम, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं। फिर आता है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। हमारा गवर्नमेंट ने मिशन बनाया कि अगले 5 साल में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कॉटन प्रोडक्टिविटी है, राइट, उसको हम बढ़ा सकें, यानी पर हेक्टर या पर एकड़ जो कॉटन प्रोडक्टिविटी है उसे हमें बढ़ाना है। अब हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूं ये मिशन क्यों आया है। 1990 का दशक, 1990s का जो डेकेड हुआ करता था, तब हमारा कॉटन जो है वो लगभग अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया था। उसके बाद आता है बीटी कॉटन। अब जैसे ही बीटी कॉटन आया और हमें पेस्ट कंट्रोल मिला, वैसे ही हमारी पैदावार बढ़ गई, राइट। इंडिया टॉप 2, टॉप 3, टॉप में पहुंच गया कॉटन प्रोडक्शन में। फिर हम स्टेगनेंट हो रहे हैं भाई, आप एक हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच के आप स्टेगनेंट हो जा रहे हो। अब हमें क्या करना है, हम एरिया तो बढ़ा नहीं पा रहे, एरिया इज कांस्टेंट। व्हेन द एरिया इज कांस्टेंट, आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पर हेक्टर या पर एकड़ आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि इंडिया की जो पर हेक्टर या पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है कॉटन की, वो मैक्सिको और चाइना से कम है। सॉरी, मैक्सिको नहीं, इजिप्ट। प्लस जो हमारा फाइबर होता है कॉटन का, वो इजिप्शियन कॉटन से बहुत ही कम क्वालिटी का होता है, यानी उसकी लेंथ बहुत कम होती है। सो दैट्स द पॉइंट। फिर आता है आपका मखाना बोर्ड इन बिहार। आप सबको पता होगा बिहार जो है वो मखाने में नंबर 1 है। फॉक्सनट्स कहते हैं इसको, मखाना को। आप सबने शायद खाए भी होंगे, राइट। काफ़ी फेमस है, काफ़ी हेल्दी स्नैक्स होता है। सो ये क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि सब हम बिहार को जो है वो मखाना कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। वो बन भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत मखाना होता है बिहार में, राइट। इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, प्रोसेसिंग बढ़ाई जाएगी, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, एफपीओ। एफपीओ क्या होता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी फार्मर्स खुद ही मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो कोशिश करेंगे कि वो इसको इंटरनेशनल मार्केट्स तक लेके जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ धन धान्य कृषि योजना। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये बजट के बाहर से बता रहा हूं आपको, बजट में नहीं है ये इतना एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या करेंगे, ये 5 आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। ये स्कीम क्या है और क्यों लेकर आए हैं। एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन फैसिलिटी एंड क्रेडिट एक्सेस। भाई क्या छोड़ा है, सब कुछ तो ले लिया, सब कुछ कवर कर लिया इस स्कीम में, राइट। बट ये स्कीम क्या है, ये 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 100 टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही होगा। ये ऑल इंडिया अप्रोच नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। ये सिर्फ 100 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। एरियाज विथ बिलो एवरेज एग्रीकल्चरल आउटपुट, वो एरियाज जहां पर एग्रीकल्चरल आउटपुट कम है, राइट, बिलो एवरेज है, जिसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इंडिया एंड डेक्कन इंडिया। यहां पे प्रोडक्टिविटी थोड़ी आपको कम मिलती है, राइट, कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स विद लो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां पे किसानों के पास पैसा नहीं है या फिर बैंक अकाउंट नहीं है या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, उन सारे एरियाज को हम लोग कवर करेंगे, राइट। इसको क्या होगा, पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली इस स्कीम में पैसा मिलेगा, राइट, बट एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्कीम्स में ही। देखो कुछ नहीं है, ये जो स्कीम है, ये जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, उन्हीं स्कीम्स को लेकर ज्यादा पैसा दिया जाएगा और टारगेटेड अप्रोच रखी जाएगी, दैट्स इट। अभी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जो पूरे इंडिया में चल रही हैं, उन्हीं स्कीम्स का एक क्लब बनाया जाएगा, उनको एक कॉम्पोसाइट एक पैकेज बनाया जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए पीएम आशा स्कीम ले ली, राइट, या फिर एमजी नरेगा की स्कीम ले ली, मतलब काफ़ी सारी स्कीम्स ले ली, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक क्लब बनाया, एक ग्रुप बनाया, वो सारी स्कीम्स उठाई, एक विलेज में गए, वो सारी स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया, वहाँ से पैसा उठाया, राइट, वहाँ से पैसा, सॉरी, उनको पैसा दिया, क्योंकि इस स्कीम में पैसा भी देना है। लेकिन वो टारगेटेड ऑडियंस कौन है, वो टारगेटेड कम्युनिटी कौन है, वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। धन धान्य कृषि योजना ऑल्सो कवर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यार ऐसा कंपलसरी तो नहीं सुना है मैंने कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसमें काम आएगा या नहीं,
लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर उसमें बनाया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्टोरेज। पल्सेस में आत्मनिर्भरता देखी जाएगी, राइट, जिसमें तुर, उड़द और मसूर, राइट, इसको आप MUT से नाम याद रख लेना, राइट, MUT मठ। देन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि कोशिश की जाएगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में लाया जाए। कैसे? एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा फार्मर्स को। आप जब लोन लेने जाते हैं आपके पास सिबिल स्कोर होता है, राइट, आपके पास सिबिल स्कोर होता है, वैसे ही किसानों को भी एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। चलिए, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो कि इसी प्रोग्राम का पार्ट है, वो कहता है कि 6 इयर्स के लिए हम एक मिशन लेकर आएंगे जिससे MUT यानी मसूर, उड़द और तुर, आप टम बोल दो, आप मठ बोल दो, कैसे भी कर लो, ऐसे ही याद कर लेना इसको, ठीक है। यही चीजें हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जा रही हैं। तो इसमें क्या होगा, उनको कमर्शियली अवेलेबल किया जाएगा, क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स बनाए जाएंगे। क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स अभी हमने पढ़ा था, हाई यील्डिंग सीड्स के ऊपर मिशन बनाया जा रहा है। प्रोटीन कंटेंट बनाया जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, रेम्यूनरेशन, हर चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मतलब ये जो 3 दालें हैं, जो भी फार्मर उसको उगा रहा है, whosoever is cultivating these 3 pulses, उसको गवर्नमेंट हर तरह का बेनिफिट देगी। फसल उगाने से पहले, फसल उगने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद, स्टोरेज करने के बाद, मार्केट में भेजने के बाद, और ये भी कोशिश की जाएगी कि फार्मर को जो है वो फाइनली जो आउटपुट उसको मिल रहा है, राइट, जो फाइनली उसको आउटपुट मिल रहा है वहां से उसको प्राइसेस भी अच्छी मिल जाए। ऐसे नहीं कि उसको डिस्ट्रेस प्राइसेस मिल रही हैं। फिर आता है कि इंडिया पोस्ट जो है, इंडिया पोस्ट क्या है? पोस्ट ऑफिस। भाई इंडिया पोस्ट क्या है? पोस्ट ऑफिस ही तो है, राइट। तो जो इंडिया पोस्ट है वो एक कैटलिस्ट बनेगा रूरल इकोनॉमी में। अब इंडिया पोस्ट को ड्यूटीज और दी जाएंगी। क्या? उसको एक कम्युनिटी हब को लोकेशन बनाया जाएगा, उसमें इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज दी जाएंगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश निकालना, EMI का पिकअप करना। भाई मान लो किसान ने कोई लोन लिया, वो बैंक तक नहीं जा पा रहा, क्योंकि हो सकता है जिस बैंक से उसने लोन लिया है उसकी ब्रांच है ही नहीं वहां पर। तो क्या होगा, वो अपने पोस्ट ऑफिस में जाके EMI जमा करा देगा, फिर पोस्ट ऑफिस आगे फॉरवर्ड कर देगा, राइट। कैश निकालना हो, ATM का काम कर लेंगे पोस्ट ऑफिस। तो यहां पर पोस्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है IPPB, उसको काफी इंटेंसिवली अब यूज करने की प्रोग्राम गवर्नमेंट बना रही है। ये क्यों होगा? इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा फार्मर्स का, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ फार्मर्स, दैट्स इट। क्रेडिट सर्विस दी जाएगी टू द माइक्रो एंटरप्राइज। मान लो कोई गांव में कोई छोटी सी बिजनेस चलाना चाहता है, राइट, कि वो मान लो मटके बनाना चाहता है या कोई भी पॉटरी बनाना चाहता है और उसको 10,000 रुपए की जरूरत है, माइक्रो सर्विसेज मिल जाएगी, इंश्योरेंस मिल जाएगा और डिजिटल सर्विस भी मिल जाएंगी। ये सारी की सारी सर्विस अब हर पोस्ट ऑफिस में मिलेगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही, मतलब मुझे तो ये लग रहा है इतने सालों से डिले क्यों चल रहा था। हर गांव में पोस्ट ऑफिस होता है और पोस्ट ऑफिस को ही हम एक रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बना देते हैं कि सारी इकोनॉमिक सर्विसेज, इंश्योरेंस जो है, पेमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, EMI पेमेंट, सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन, गांव के हर फैमिली में से एक अकाउंट खुलवाओ पोस्ट ऑफिस में। क्या जा रहा है? बिल्कुल खुलवाओ। एक फैमिली में अगर 2 अकाउंट या 3 अकाउंट हो गए तो क्या हो रहा है? एक कमर्शियल बैंक में हो गया, एक पोस्ट ऑफिस में हो गया, एक RRB में हो गया, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल खुलाओ, सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए हमारे किसानों को। MSME के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है? सबसे पहला क्रेडिट कार्ड फॉर MSME। सबसे पहला है प्रोग्राम क्रेडिट कार्ड। जैसे किसान के लिए क्रेडिट कार्ड, MSME के लिए क्रेडिट कार्ड। तो अब अगर कोई अब बार्बर शॉप खोल के बैठा है या फिर कोई शूज की शॉप खोल के बैठा है तो उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, राइट। एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद 5 लाख लिमिट। जैसे किसानों को 5 लाख है तो इनको भी 5 लाख का एक लिमिट दे दिया गया है, राइट, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा और ये उद्यम पोर्टल से उनको मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, जैसे किसान जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर परचेज के लिए कर सकता है, वैसे ही ये जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये भी उन 5 लाख का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। ये नहीं उससे कार खरीद लेनी है, नहीं, वो नहीं होगा। कार बाइक खरीद ली, पर्सनल कंजम्पशन, बेटी की शादी पे खर्च कर दिया, राइट, वो नहीं होगा, वो नहीं कर सकते, राइट। स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। अगर कोई इंसान पहली बार एंटरप्रेन्योर बन रहा है, पहली बार एंटरप्रेन्योर, राइट, ये स्टार्टअप इंडिया नहीं है, दिस इज डिफरेंट।
यस खुशी, यू आर करेक्ट। पीएम किसान संपदा जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक फ्लैगशिप स्कीम है। तो यहां पर क्या है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बने, जिन्होंने अभी बिजनेस करना शुरू किया है, राइट, तो उनके लिए क्या है यहां पर, इसमें विमेन, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये उनके लिए 2 करोड़ तक का लोन 5 साल तक के लिए दिया जा सकता है। पहली बार अगर एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं आप भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट आपको अपने इंटेंशंस प्रूव करने पड़ेंगे कि सच में बिजनेस चलाना है। ये नहीं कि 10 लाख का लोन लेके यूपीएससी की तैयारियां चल रही हैं कि सर ये भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट, वो नहीं चलेगा यहां पर। फिर आता है, तो क्रेडिट कार्ड हो गया, नए लोगों के लिए लोन हो गया। फिर आता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए सरकार क्या कर रही है। लेबर इंसेंटिव सेक्टर जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गई, फुटवेयर इंडस्ट्री हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, टॉय इंडस्ट्री हो गई, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया है। पहला है आपका फुटवेयर और लेदर सेक्टर्स। इसमें हमें 22 लाख नए लोगों को नौकरियां देनी है, राइट, और 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करना है। टॉय सेक्टर, भाई इंडिया जो है, हम जो प्लास्टिक टॉयज हैं वो तो बनाते ही हैं बहुत अच्छा, लेकिन उस प्लास्टिक टॉयज में प्रॉब्लम ये होती है कि प्लास्टिक टॉयज जो होते हैं उसको हम चाइना से कंपीट कर रहे हैं। चाइना जो है वो प्लास्टिक टॉयज जिसे आप कहते हैं, जिसे आप सिंथेटिक टॉयज, प्लास्टिक टॉयज, रबर टॉयज, राइट, सॉफ्ट टॉयज जिसे आप कहते हो, वो चाइना से बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे, मतलब चाइना में सस्ते आ रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, डंपिंग होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंडियन टॉयज जो होते हैं उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे एक होता है चेन्ना पन्ना टॉयज, लकड़ी के टॉयज होते हैं, आपने देखे होंगे। साउथ इंडिया में बहुत सारे टॉयज फेमस है। राजस्थान की कठपुतली फेमस है, राजस्थान में कठपुतली होती है, पपेट्स हमारे इंडिया में कितनी जगह फेमस है, उड़ीसा में पपेट्स फेमस है। सो पॉइंट इज कि क्यों ना हम इंडियन टॉयज को प्रमोट करें। अब इंडिया में एनिमेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आप देखिए आज कार्टून देखिए, छोटा भीम हो गया, राइट, या फिर मतलब जितने भी हमारे कार्टून आती है, मोटू पतलू जो कार्टून है, राइट, तो ये जो कार्टून्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हैं, उनके सॉफ्ट टॉयज बनाना हम लोग कर सकते हैं ये सब, राइट, टॉय सेक्टर। अब उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि साहब हम क्लस्टर्स बनाएंगे। क्लस्टर का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा एरिया लेंगे, वहां पर हम प्लॉट्स देंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम सड़कें बना के देंगे, और हम वो कोशिश करेंगे कि वो किसी रेलवे लाइन या हाईवे के कॉर्नर पे हो। फिर वहां पे फैक्ट्रियां बनेंगी, वो एक क्लस्टर बनेगा जहां पे काफी सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज आएंगी। उन लोगों को हम स्किल्स देंगे, राइट, एक पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे और मेड इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है, मेड इन इंडिया तो प्रमोट करना ही है, राइट, क्योंकि मेड इन इंडिया जो है एक ट्रस्ट वर्दी चीज हो गई है। हम भले ही हर चीज नहीं बनाते चाइना की तरह, लेकिन हम जो भी बनाते हैं हम एक बहुत ही सब्सटेंशियल क्वालिटी की बनाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा कि अभी भी हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाइना से बेटर बना रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर। हमारे डिफेंस गुड्स भी चाइना से बेटर है, भले ही कम है लेकिन बेटर है। फिर आता है सबसे तीसरा जो आता है वो है फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग में हमने क्या करना है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को बिहार में सेटअप किया जाएगा, राइट, जिसमें इसमें फार्मर की इनकम बढ़ी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाएगा, और जो भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो सारी इन्होंने मिलाकर इसमें लिख दी है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी ये कहां बनेगा, ये बिहार में बनेगा। फिर आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग मिशन, राइट, कि हमें कौन कौन से एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग करनी है और कैसे कैसे उसको प्रमोट करना है। फर्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप सबने सुना होगा। अब हम आ गए हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी हमें बिजनेस करने को भी सस्ता करना है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, एफिशिएंसी लेकर आनी है, राइट। हो सकता है ग्रीन बिल्डिंग्स हम सेटअप करें ताकि बिजली का खपत जो होती है, द पावर कंजम्पशन, वो कम हो जाए। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाना है, कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट से होगा। वाइब्रेंट डायनेमिक्स एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। इन सब का कंक्लूजन में एक बता देता हूं, और वो होता है आपका सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप सभी ने आज देखा होगा कि डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे प्लेट्स, बाउल्स, कप्स, डिस्पोजेबल आते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर काफी बैन लगा दिया, तो आप नोटिस करोगे कि कहीं आप चाय पीने जा रहे हो तो वो आपको एक कागज के कप में चाय देता है, ठीक है। अब कागज भी तो पेड़ से आ रहा है, तो पेड़ कटेंगे,
तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो कि डिस्पोजेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को लेकर आए, या फिर हम जो पेपर्स होते हैं, सॉरी जो लीव्स होती हैं, एक पेड़ की जो लीव्स होती हैं, मान लीजिए एक लीव से, राइट, सिर्फ एक पत्ते से एक ग्लास बन रहा है। अब पत्ते तो फिर आ जाएंगे अगली साल, पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं है, राइट। मान लीजिए एक पेड़ से आपको 10,000 कप्स मिल गए, क्योंकि हर सीजन में पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, और वरना हमने तोड़ भी ली। तो एक ही पेड़ से कितना कुछ मिल रहा है, और हमें पेड़ काटना भी नहीं पड़ रहा, हम उसको सस्टेनेबल रख रहे हैं। मैं तो एक बहुत ही छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। पुराने ज़माने में, मतलब पुराना भी नहीं कहूँगा मैं, आज से 15 साल पहले, अगर मैं जब छोटा था तो हम लोग कहीं मान लीजिए खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ पर पत्तल लगाए जाते थे। ये प्लास्टिक की प्लेट्स नहीं आती थी, पत्तल होते थे। पत्तल का मतलब होता था जो वो लीव से बनाए जाते थे, राइट। वो लीव से बनाए जाते थे, उनको आप डिस्पोज भी कर दोगे तो वो अपने आप डिस्पोज हो जाएंगे। प्लस अगर वो मिट्टी में मिलते भी हैं तो वो फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, सॉरी वो मेन्योर्स बन जा रहे हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा इको फ्रेंडली था, हमने वो हटा के प्लास्टिक यूज करना शुरू कर दिया। सो पॉइंट इज कि हम, अच्छा वो सस्ता भी है, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं चाहिए, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाएगा। सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो सस्टेनेबल हो जाए अब। और जब इंडिया में ये चीजें पॉपुलर होंगी तो हम बाहर भी भेजना शुरू कर देंगे। पता चले अमेरिका में कोई बैठा हुआ पत्तल में खाना खा रहा है। आई मीन इंडिया के लिए तो अचीवमेंट है वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। वो क्लीन भी है, आपको उसको धोने की जरूरत भी नहीं है, वन टाइम यूज होता है। चलिए, एक नया चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आई है, और वो है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ गारंटी कवर। कोई भी एमएसएमई स्टार्टअप या एक्सपोर्टर जो है, अगर वो लोन लेता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे गवर्नमेंट गारंटी देती है, उसको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। भाई एक एंटरप्रेन्योर कहां से गारंटी लेकर आएगा? क्या वो अपने फैक्ट्री के पेपर्स रखेगा? फैक्ट्री होती तो वो लोन ही क्यों लेता? दैट्स द पॉइंट। तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहा है। तो कोलेट्रल क्या है? कुछ नहीं है। व्हाट इज द गारंटी? भाई लोन की गारंटी क्या है? कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। पहले 5 और 10 करोड़ की हुआ करती थी, उसे 10 और 20 करोड़ कर दिया है। अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो 20 करोड़ तक है। सिंपल, बस ये चेंज कर दिया गया है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूं, ठीक है, मुझे एक स्टार्टअप चलाना है, मुझे एक आईटी कंपनी खोलनी है। अब मुझे चाहिए 15 करोड़ रुपए, जिसमें मुझे एक ऑफिस स्पेस खरीदना है, इंटीरियर्स खरीदने हैं, सब कुछ करना है। तो मैं पहले 10 करोड़ मेरी लिमिट हुआ करती थी, अब मेरी लिमिट 20 करोड़ हो गई, तो अब मैं 20 करोड़ तक का लोन ले सकता हूं और मुझे कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। अब यहां आते हैं, गवर्नमेंट ने जो है वो रिवाइज कर दिया है, राइट, ड्यू टू बफर सिस्टम पत्तल यूजेस डिक्लाइंड। हाँ वो तो है ही, क्योंकि देखो अब हम लोग है ना बहुत एलीट हो गए हैं। जमीन पे बैठ के खाना हमसे खाया नहीं जाता, सबसे पहले तो बैठा नहीं जाता, राइट। और अगर हम बाई चांस बैठ भी जाएं जमीन पे तो हमारी इज्जत कम हो जाती है। ये पॉइंट है ना, क्योंकि हम लोग बहुत एलीट हो गए। देखिए हम अमेरिका से आगे निकल गए, हम इतने एलीट और इतने एजुकेटेड हो गए कि हम अमेरिकन और जैपनीज से आगे निकल। जैपनीज जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस उनसे आगे निकल गए। 2 दिन शादी में खाना खा लिया खड़े होके, तो अब हमें लग रहा है खड़े होके खाना खाना ही एलिटिज्म है, राइट। सरकाजम था, दिल पे मत लेना, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है वो अब जो क्लासिफिकेशन होता है एमएसएमई का वो बदल दिया है। अब माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होगी? जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है। स्मॉल एंटरप्राइज कौन होगी? जिसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का है। मीडियम एंटरप्राइज कौन होगी? जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक का है। टर्नओवर 10, 100, 500 करोड़ तक का है। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी और मैं हैंडीक्राफ्ट्स बेचता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं हैंडीक्राफ्ट्स बेचता हूं, और इस साल जो मेरा टर्नओवर है, राइट, इस साल जो मेरा टर्नओवर है वो मेरा मतलब पूरा मिलाकर मैंने हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए का मैंने टर्नओवर किया है। काट काट के सब कुछ मेरे हाथ में आते हैं 15 लाख रुपए, ठीक है, जिसको मैं लेबर में बांटना वाला सब कर देता हूं। तो मैं कौन सी कैटेगरी में आऊंगा बताइए? अगर मेरा टर्नओवर 12 करोड़ का है तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ जाऊंगा? क्या मैं एक माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर हूं? क्या मैं एक स्मॉल एंटरप्राइज का ओनर हूं? क्या मैं एक मीडियम एंटरप्राइज का ओनर हूं? मैं कौन हूं? स्मॉल, राइट, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर। मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट तो इनिशियली होगा ना, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने जो भी पैसा लगाना था मैंने लगा दिया। लेकिन जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया 2 करोड़ का, अब मेरा टर्नओवर हो रहा है 12 करोड़ का।
सो गवर्नमेंट खुद सोचती है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट के टाइम कैटेगराइज करें या फिर हम टर्नओवर के टाइम, गवर्नमेंट की चॉइस है, उन पे छोड़ देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन लिमिट्स को बढ़ा दिया, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि देखो महंगाई बढ़ रही है अपने आप में, तो लिमिट भी बढ़नी चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अब लोगों ने इंसान के लिए क्या किया, इंसानों के लिए। अब तक हमने एग्रीकल्चर देखा, इंडस्ट्री देखी, ठीक है, एमएसएमई देखी, इंडस्ट्री में भी एमएसएमई, लार्ज स्केल नहीं। मैं फिर आपको लेके चल रहा हूं स्लाइड पे, देखो यहां कहां गया, फॉरगेटिंग दैट, आई थिंक पहली ही स्लाइड में था। हाँ देखिए, एग्रीकल्चर हमने देखा, एमएसएमई देखा, राइट, ये दो हमने देख लिए। अब हम बाकी पे चेक करते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ये दोनों क्या है, आप सबको पता है। ठीक है, आंगनवाड़ी क्या होती है, हर एरिया में एक आंगनवाड़ी होती है, गवर्नमेंट उसको ओपन करती है, जहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, उन सबको एडवाइस दी जाती है, छोटे बच्चों को रखा जाता है, प्री स्कूलिंग ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी हेल्थ का, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है। पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान वही है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट वीमेन को, या फिर इन्फेंट्स के न्यूट्रिशन का, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज ऑफ आईआईटीज, आईआईटीज की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, यानी उनमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएगी, उनके रिसर्च प्रपोजल्स बढ़ाए जाएंगे, उनके फॉरेन कोलैबोरेशंस बढ़ाए जाएंगे। अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी आईआईटी में पैसा लगाना चाहती है, कोलैबोरेशन करना चाहती है, तो वो भी दिया जाएगा। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें डे केयर कैंसर सेंटर्स रखे जाएंगे, यानी कि वो लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए डे केयर रखी जाएगी, राइट, उनको दिन में भी उनका केयरिंग की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, राइट, उनकी बुक्स को डिजिटाइज किया जाएगा और डिजिटली प्रोड्यूस की जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे मतलब अंदर से बहुत खुशी हुई कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है इंडिया की जिन लैंग्वेजेस में हमारे पास बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, आपने 9th-10th में साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, आपने 9th और 10th क्लास में साइंस पढ़ी होगी, हो सकता है उसके बाद में भी पढ़ी हो, मैंने तो 10th तक पढ़ी, उसके बाद नहीं पढ़ी। सो जब हम 10th में साइंस पढ़ रहे थे तो हम जितनी भी साइंस पढ़ रहे थे सारी इंग्लिश में पढ़ रहे थे। ठीक है, आई वॉज फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम, तो मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो मुझे वही देखने को मिला। अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो उसको हिंदी में भी साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर कोई गुजराती में है तो गुजराती में क्या साइंस की सारी बुक्स अवेलेबल हैं? अगर कोई बंगाली से है, शायद बंगाली में बाई चांस हो, लेकिन क्या कश्मीरी में अवेलेबल है? क्या पहाड़ी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? क्या सिंधी लैंग्वेज में अवेलेबल है? क्या तुलु लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है इस स्कीम के अंडर में कि स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए जो इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं उसमें बुक्स प्रोवाइड करवाई जा सके, कम से कम डिजिटली तो प्रोवाइड हो। फिजिकल तो चलो भूल जाओ, अभी फिजिकल बाद में आएगी, डिजिटली तो हो। फिर आता है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग, जो सेटअप होता है गवर्नमेंट एक्सपर्ट, ये तो इन्होंने पहले भी बहुत बार किया है, कोई नई चीज नहीं है। अटल ट्रिंकलिंग लैब, ये आप सभी को पता होगा, स्कूल्स में खोली जाती है, मेरे स्कूल में भी थी एक अटल ट्रिंकलिंग लैब, मैं तो कभी नहीं गया, मेरा उससे कुछ ज़्यादा संबंध था भी नहीं, बट 50,000 लैब सेटअप की जाएंगी अगले 5 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स में, राइट। प्राइवेट स्कूल्स में भी होती हैं, आपके शायद हो सकता है किसी के स्कूल में हो, मेरे स्कूल में थी, राइट, अटल ट्रिंकलिंग लैब, जहाँ पर बच्चे जाते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, राइट, स्किल्स सीखते हैं, कुछ नया बनाना सीखते हैं, वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, राइट, किसी नॉलेज को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 500 करोड़ के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस होता क्या है, देखिए पिछली स्लाइड्स में भी हमने देखा था, यहाँ देखिए लास्ट में सेंटर, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है, कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक्सपर्ट मिल जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएगी, वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड मीटिंग्स हुआ करेंगी, सेमिनार्स हुआ करेंगे, राइट, एग्जीबिशंस हुआ करेंगी, फेयर्स हुआ करेंगे, वो होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
यानी एक ऐसा सेंटर जहां पे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, सारे एक्सपर्ट्स मिल जाए, सारा कंटेंट मिल जाए, सारे प्लेयर्स मिल जाए। हो सकता है कि वहां पर कोई नया कोर्स भी शुरू हो जाए, लोगों को नए नए कोर्सेज पढ़ाए जाएं। बहुत अच्छी बात है। एआई इज द फ्यूचर, राइट? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल इंडिया। फाइनली सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेट आएगा। अब कितने शॉकिंग बात है कि रूरल इंडिया में ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इन रूरल इंडिया सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी तो अभी भी नहीं है। सबसे पहली बात, प्राइमरी स्कूल में बच्चे करेंगे क्या? आई मीन 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को कंप्यूटर सिखाने का कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक है नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसको हाई एंड कंप्यूटर स्किल्स तो नहीं दे पाओगे, आप उसको MS वर्ड तक नहीं सिखा पाओगे पूरा, राइट? वो छोटा बच्चा है, वो 8-9 साल का बच्चा है, वो टाइपिंग कैसे करेगा? तो कोशिश ये की जाती है कि 5th क्लास के बाद ही कंप्यूटर एजुकेशन इंटेंसिवली बच्चों को दी जाए। हालांकि बच्चे आजकल तो मोबाइल कैसे भी चला लेते हैं, राइट? वो पैदा होते हैं 2 महीने बाद ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, राइट? वो अपने हाथों से बड़े मोबाइल को चला रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये ट्राई नहीं कर रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई जो सेकेंडरी लेवल है, जैसे 9-10 स्टैंडर्ड है, वहां पर अब हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वहां पर भी अब डिजिटल क्लासेस चलाई जा सकेंगी। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन थोड़ा लेट है। देखिए, जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन लेट है। ये आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था कि एटलीस्ट हमारे सरकारी स्कूलों में तो 9-10 के बच्चों को इंटरनेट मिल पाए। तो अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर मान लो कोई ऐसा फैकल्टी है जो कि मान लीजिए राजस्थान में क्लास लग रही है और फैकल्टी जो है वो आसाम में है, राइट? और वहां पे एक बहुत अच्छा फैकल्टी है जो कुछ शेयर करना चाहता है, तो वो राजस्थान के स्कूल में वाया ब्रॉडबैंड इंटरनेट वो हर चीज शेयर कर सके। कितना अच्छा इनिशिएटिव है, राइट? और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे भी अब इंटरनेट आएगा। बताइए कितना लेट है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 नई सीट्स बनाई जाएंगी। अब डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स होंगे हमारे पास, जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, होना भी चाहिए। मुझे तो लगता है हर 1,000 पे एक डॉक्टर तो हो कम से कम हमारे देश में, राइट? हर 1,000 की पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होगा, तब मजा आएगा। एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट और एक वेट, तब हमारे इंसान, हमारे दांत और हमारे जानवर हेल्दी हो पाएंगे, राइट? 75,000 सीट्स अगले 5 साल में हम लेकर आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इसके आधे भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं PM स्वनिधि टू बी रिवैम्प्ड एंड एक्सटेंड लोन्स फॉर द बैंक्स, UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, राइट? वेलफेयर ऑनलाइन पोर्टल, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सिंपल सी बात है, जो कि जन आरोग्य योजना है, रजिस्ट्रेशन ऑन द ई-श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे मैं हूं, ये तो मेरे लिए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अभी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ठीक है? मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो मैं एक, राइट, मेंटल थेरेपिस्ट की भी जरूरत है, बिल्कुल असद, मेंटल थेरेपिस्ट की भी हमें जरूरत है, राइट? सोशल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, सोशल मीडिया ने तो दिमाग खैर खराब कर ही रखा है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर तो है, जैसे अभी मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए एक ई-श्रम पोर्टल पे मैं रजिस्टर कर सकता हूं और मुझे जन आरोग्य योजना के अंडर जो है फैसिलिटीज मिल पाएंगी। ऑलराइट? PM स्वानिधि, इसलिए मैंने पहले नहीं समझाया, यहां पर मैं समझा रहा हूं। PM स्वानिधि क्या है? देखिए, ये क्या करेगा? ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देगा, छोटे छोटे लोन देगा। किसको? मतलब ऑलरेडी दे रहा है, ये स्कीम नई नहीं है, ये पुरानी स्कीम है। ये 10,000 रुपए तक का लोन देता है। किसको? ये देगा स्ट्रीट वेंडर्स को। आपने देखा होगा, रेडी वाले ठेला लगाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो मार्केट में चीजें बेचते हैं, खाने का सामान हो गया, सब्जी हो गई, खेल खिलौने हो गए, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच दे सेल इन द मार्केट। अब वो जब ये चीजें बेचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनको आगे से जो माल खरीदना है, जो उनके इनपुट्स हैं, जो उनका रॉ मटेरियल, वो कम पड़ जाता है या फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, राइट? ठीक है, उसके पास 20,000 रुपए थे, अचानक से घर में कोई बीमार हो गया तो 15,000 रुपए खर्च हो गए। अब उसको पैसा चाहिए, तो वो कहां से लाएगा? तो PM स्वानिधि स्कीम है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था। तो आई थिंक गुजरात का वीडियो था, कहाँ का था? तो उस मतलब एक केस स्टडी थी, कुछ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स ने केस स्टडी की थी। तो उसमें ये पाया गया कि हर 100 में से 70-80 लोग जिन्होंने लोन लिया है, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस स्कीम। क्योंकि छोटा सा लोन होता है, आप 10,000 का लोन लोगे, कब तक चुकाना है? 1 साल तक। ये देखिए, 1 ईयर 10,000 का लोन लिया, 1 साल में आपको चुकाना है। टोटल कितने रुपए चुकाने? 12%। 12% कितना होता है? 1,200 रुपए, राइट? तो 11,200 रुपए आपको टोटल चुकाने हैं।
वो भी 1 साल में जाके कितना छोटा सा ईएमआई आएगा, 1000 रुपए का ईएमआई वो कर लेगा, राइट। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है। ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम वॉज 22 मार्च तक था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अब, राइट। फिर उसको और अब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वेंडर्स हु ऑप्टेड फॉर डिजिटल लोन पेमेंट विल बी रिवॉर्डेड विद कैशबैक। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपनी ईएमआई दे रहे हो, जैसे जिसने भी लोन लिया है वो अगर ऑनलाइन रीपेमेंट कर रहा है अपनी ईएमआई का, तो उसको कैशबैक भी मिल रहा है। हो सकता है 1200 रुपए का कैशबैक मिल जाए, इंटरेस्ट ही खत्म, राइट। अर्ली रीपेमेंट जो है वो भी 7% सब्सिडी है कि भाई आप 12 महीने की जगह आपने 3 महीने में आपने लोन दे दिया तो आपकी सब्सिडी मिल जाएगी, राइट। 7% सब्सिडी हो जाएगी, यानी आपको सिर्फ 5% ब्याज देना है, 12% देना ही नहीं है। मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन। देन नो कोलेटरल सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के आपको लोन मिलेगा, बिना सिक्योरिटी। अब देखिए लोन इतना छोटा है कि कोई लेकर भागेगा भी नहीं। भाई अपनी दुकान दिखा दो, अपने वो जो ठेला है या वो सामान दिखा दो, ये बता दो कि भाई मैं ये वाला बिजनेस कर रहा हूं, उस इंसान को लोन मिल जाएगा। अब वो कहां भाग जाएगा 10,000 रुपए लेकर। भाई यहां तो लोग करोड़ों 1000 करोड़ लेकर लंदन में चले गए, उनसे तो बेटर है ये लोग कम से कम अपना लोन तो चुका रहे हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अगले सेक्टर पे, जो कि है आपके पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है, 1.5 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा 50 ईयर लोन्स दिया जाएगा स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, केंद्र सरकार दे रही है लोन। जल जीवन मिशन, आप सबको पता है जल जीवन मिशन क्या है, घर घर नल जल, मतलब नल से जल, हर घर में एक जो है टैप वाटर होना चाहिए, राइट। इसके अंडर जो है आप पूरे इंडिया भर में अलग अलग पॉन्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कम्युनिटी फंडिंग की जा रही है, कम्युनिटी सपोर्ट किया जा रहा है। घर घर मतलब गांव में, जो मेरे गांव है वहाँ पर नल ऑलरेडी पहुँच चुका है, इस स्कीम के अंडर में ऑलरेडी पानी आ रहा है वहाँ पर। मतलब कभी कभी तो नहीं आ पाता, कोई हो जाती होगी प्रॉब्लम, बीच में से किसी ने खोल लिया होगा, सो वॉट एवर मे बी द केस, बट हाँ ये स्कीम काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंटर स्टेट ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स हो, ये उनके लिए हैं जो पावर डिस्कॉम्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट और एडिशनल पैसा देने वाली है। फिर आता है असेट मोनेटाइजेशन प्लान लॉन्च्ड, राइट, कि 10 लाख करोड़ तक का हमें असेट मोनेटाइज करना है। असेट मोनेटाइजेशन प्लान बहुत सिंपल होता है, गवर्नमेंट की जो भी असेट्स हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए रेलवे है या रेलवे की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के जस्ट पास, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ असेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। मान लीजिए ये एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये एक रेलवे लाइन है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे लाइन है। अब यहां पर कॉर्नर में थोड़ा सा एरिया खाली है, इट इज अनयूज्ड, ये जो एरिया है ये अनयूज्ड, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन ये रेलवे की प्रॉपर्टी यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहां पर पेड पार्किंग शुरू कर देगी, गवर्नमेंट विल स्टार्ट पेड पार्किंग, उसका पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है। या हो सकता है गवर्नमेंट यहां पर एडवर्टाइजमेंट्स, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे दे, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट यहां पर एक गोडाउन बना दे, उससे रेंट कमा ले, टेम्परेरी गोडाउन, उससे रेंट कमा सकता है। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं असेट मोनेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट का असेट है उससे पैसा कमाते हैं, राइट। अर्बन चैलेंज फंड, एक नया फंड बनाया जाएगा, राइट, 1 लाख करोड़ का फंड होगा। इसमें क्या होगा, इसमें सिटीज को ग्रोथ हब के तौर पे बनाया जाएगा। देखिए कोई भी फंड हो, सेबी या आरबीआई उसको रेगुलेट करेंगे, इसमें पैसा इकट्ठा किया जाएगा, वो पैसा किसको दिया जाएगा, अलग अलग शहरों को दिया जाएगा ताकि वो वाटर सैनिटेशन के ऊपर प्रोग्राम ला सकें। फिर आते हैं हम मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, अलग अलग तरह के फंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, 25,000 करोड़ दिए जाएंगे ताकि हमारा मैरीटाइम सेक्टर एक्सटेंड कर सके। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, न्यूक्लियर एनर्जी को हम एक्सपेंड करेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल चीज सामने आने वाली है, जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगी, वो ये है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को अमेंड किया जाएगा। अभी क्या है, जो न्यूक्लियर मान लीजिए कहीं भी किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई भी रिएक्शन हो जाता है या कोई ब्लास्ट हो जाता है या फिर अर्थक्वेक की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर टूट जाता है तो रेडिएशन होगा, राइट। मान लीजिए वो जो कुछ भी हुआ वो हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर के खराब होने से, तो आप पकड़ोगे किसको दोषी ठहराओगे, हु विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पनिशमेंट देना किसको है। अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, मान लीजिए मैं आपको छोटा सा केस बताता हूं, जैसे मान लीजिए
रावत भाटा, रावत भाटा एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्टेशन है मान लीजिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर है, ये इसका ओनर है, ये ओनर है, ठीक है। लेकिन जो रिएक्टर है, जो रिएक्टर है मान के चलता हूं ये अमेरिका की कंपनी का बनाया हुआ है, जो इसमें रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो अमेरिका की कंपनी ने बनाया है। अब मान लीजिए अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है और जो रिएक्टर है ये ब्लास्ट कर जाता है, रिएक्टर जो है ब्लास्ट कर जाता है और आसपास के लोगों को उनकी डेथ हो जाती है या कोई भी मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। इन दैट केस लाइबिलिटी किसके ऊपर रहेगी? इस अमेरिका के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर या फिर ओनर के ऊपर? लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी? या फिर सरकार के ऊपर? ये ही सवाल जो है वो आंसर किए गए थे सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के ऊपर, ठीक है। उसको अब अमेंड किया जाएगा ताकि, क्योंकि वो थोड़े रेट्रोग्रेटिव या जिसे कहना चाहिए पिछड़े तरह के अमेंडमेंट्स थे, उसको अब ये लेकर आएंगे। तो फ्यूचर में हो सकता है ये न्यूज में रहे, इसको फॉलो करते रहना। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, मैं भी उड़ चुका हूं इस स्कीम में, राइट। तो मैंने भी एक छोटी सी फ्लाइट ली थी, बस ऐसा लग रहा था उतर जाए अभी ये फ्लाइट कैसे भी करके, राइट। उड़ तो गई, फिर वो उतर जाए कैसे भी करके, वो बहुत, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं उसमें, सब्सिडाइज रेट्स होती हैं, छोटे प्लेन्स होते हैं, राइट। सो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो 120 न्यू डेस्टिनेशंस, राइट, इसमें ऐड किए जाएंगे, विच इज़ अ गुड स्कीम, राइट। हमें करना भी चाहिए क्योंकि जो हमारे ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते क्योंकि बहुत टाइम लगता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश जाना अपने आप में एक चैलेंज लगता है, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। फिर आता है फ्यूचर नीड ऑफ बिहार। अब बिहार अलग से क्यों लिया गया है आप सभी को पता है, राइट, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है भाई गवर्नमेंट को। तो वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेस्टर्न कोशी कैनाल, राइट। ये दो चीज़ें इन्होंने अनाउंस की बिहार से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश को तो पैसा देके खत्म कर दिया। अब हम आते हैं स्वामी फंड 2। स्वामी फंड 2 क्या होता है? देखिए, इसको मैं वैसे ही समझा देता हूँ, बाकी यहाँ तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आई थिंक मैंने इसमें समझाया हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसने मकान लिया, एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। रेट्स ऑफ उड़ान, देखिए मैंने जो टिकट पे करी थी वो 1200 रुपीज़ की थी, ओके। हाँ, मैंने जो पे किया था वो 1200 का था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए किसी आदमी ने एक मकान लेना है, ठीक है, उसने एक बिल्डिंग में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मकान लिया और उसने एक मकान के लिए उसने डाउन पेमेंट कर दिया और बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब होता यह है कि बैंक लोन तो स्टार्ट हो गया, बैंक लोन स्टार्ट हो गया तो यानी आपकी ईएमआई स्टार्ट हो गई है, ईएमआई स्टार्टेड, ईएमआई स्टार्ट हो गई, बैंक लोन स्टार्ट हो गया। ऑन दी अदर हैंड वो आदमी रेंट भी पे कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रह ही रहा होगा वो, ही मस्ट बी लिविंग समवेयर, वो रेंट भी पे कर रहा है, वो ईएमआई भी पे कर रहा है, वो रेंट भी पे कर रहा है। एंड जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो पूरी नहीं हुई अभी तक, वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है, वो प्रोजेक्ट अटका हुआ है, बैंक लोन बंद नहीं कर रहा है, ईएमआई बंद नहीं कर रहा है और पॉज नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ रेंट भी जा रहा है। तो भाई ये आदमी जिसने ये घर लिया है ये तो दोनों तरफ से परेशान हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा क्या करें? गवर्नमेंट ने कहा भाई या तो हम इसका रेंट पे कर दें, वो स्टूपिडिटी है, रेंट पे करने से क्या होगा, वो तो जो मकान वाले के उसके फायदे हो गए। दूसरा प्लान ये कि भाई हम बैंक को बोले ईएमआई रोक दे, बैंक कहेगा कि भाई मैं ईएमआई रोक दूंगा तो मेरा फायदा क्या है लोन देने का, मुझे भी तो अपने लोगों को सैलरी देनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई असली प्रॉब्लम क्या है कि कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, तो उस मालिक को बुलाओ। तो बिल्डिंग के मालिक को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा भाई तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों रोक रखा है। वो कहेगा साहब मेरे ना 500 करोड़ कहीं अटके हुए हैं, या मेरे 100 करोड़ कहीं अटके हुए हैं, मेरे 50 करोड़ कहीं अटके हुए हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी अच्छा ठीक है, हम अपनी तरफ से तुम्हें 50 करोड़ रुपए देते हैं, तुम बाद में रिटर्न कर देना। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको 50 करोड़ देगी, प्रोजेक्ट पूरा होगा, ये आदमी अपने वहां पे रहना शुरू कर देगा। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये लोअर एंड मिडिल, यानी कि गरीब लोगों के लिए जो हाउसिंग बन रही है या फिर मिडिल क्लास के लिए जो हाउसिंग बन रही है सिर्फ उसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपर भी जा सकता है वहां पे अप्लाई करने, ये कस्टमर्स भी जा सकते हैं अप्लाई करने। तो ये है वो स्कीम स्वामी, राइट। तो इसके लिए नया फंड बनाया अब
जा रहा है, ठीक है। 15,000 करोड़ दिए जाएंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स। 1 लाख से ज्यादा घरों को कंप्लीट करने के लिए ये पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार ने बांट दिया है पैसा और लेगी नहीं, वो लेगी, बाद में ले लेगी, ओके, सो डोंट वरी। अब हम आते हैं टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है। 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे, ई वीजा अच्छे से दिया जाएगा और लोगों को वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, वो जरूरी भी है क्योंकि हमें पता है हमारे फॉरेन टूरिस्ट के साथ हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, राइट। दैट इज सो इन ह्यूमन। हम लोग बहुत ही गंदा बिहेवियर करते हैं हमारे फॉरेन टूरिस्ट के साथ। एक तो सेल्फी लिए बिना मानते नहीं हम लोग, जैसे कोई सेल्फी लेके भगवान जाने क्या हो जाएगा। अरे वो 150 साल रह के चले गए ना यहाँ पर, बस ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू द स्टेट्स, जो स्टेट ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा टूरिज्म में उसको ज्यादा अच्छे पैसे देंगी केंद्र सरकार। मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे होम स्टे के लिए। होम स्टे आप सब जानते होंगे क्या होते हैं भाई, कोई भी अपना घर किराए पे उठा देता है कि भाई टूरिस्ट आएंगे 2-3 दिन रहेंगे, वो होते हैं होम स्टे, उनके लिए मुद्रा लोन मिलने वाला है। देन ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें आप उड़ान वगैरह स्कीम्स को यूज करके बहुत अच्छी कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे। अब हम आते हैं अगला जिसे कहते हैं रिसर्च, राइट। तो रिसर्च के मामले में तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है, जिसमें आईआईटी और आईआईएससी के स्टूडेंट्स को रिसर्च मिलता है, पैसा दिया जाता है, वो अब एक्सपेंड किया जाएगा। जीन बैंक किया जाएगा जिसमें क्रॉप के जर्म प्लाज्म 10 लाख से ज्यादा जर्म प्लाज्म की लाइन उसको कोडिफाइड किया जाएगा, उसको डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्ट का मतलब यह है कि देखिए हमें हमारे क्रॉप्स के जीन्स पता होने चाहिए। जब तक आपको जीन्स नहीं पता क्रॉप्स के, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आओगे, राइट। जैसे आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा कि भाई हमने इंसान के पूरे जो जीन्स होते हैं, पूरा जो डीएनए है वो सीक्वेंस कर लिया है। सीक्वेंस का मतलब उसका हमें पूरा ऑर्डर पता है, वही हमें यहां भी करना है, इसके लिए भी पैसा मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जितनी भी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं 1 लाख से ज्यादा हैं सर, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। ये तो वो हैं जो बच गए, राइट, जो खिलजी ने जला दिए थे, बख्तियार खिलजी ने जो बंगाल और नालंदा यूनिवर्सिटी में जला दिए थे, जहां पर कई दिनों तक आग जलती रही। इतने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जलाए थे, कई दिनों तक आग जलती रही। सोचिए कितने होते, आई मीन 1 करोड़ तो अभी सर्वाइविंग है। अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है वहां से बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिल जाए हमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए हमने 20,000 करोड़ डाल दिए हैं। नेशनल जियो स्पेशल मिशन टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति के बारे में आपने सभी सुना होगा, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, राइट, इसमें पैसा दिया जाएगा। और मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब के लिए इसमें पैसा दिया जाएगा। जियो स्पेशल का मतलब ये है, जियो स्पेशल का मतलब होता है कि हमारे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो कैप्चर की जाएगी। जितनी भी ज्योग्राफिकल नॉलेज है सारी की सारी कैप्चर की जाएगी, राइट। उसके लिए भी हमने ये प्रमोशन किया है। एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं क्रिएट की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है, राइट, उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लेकर आएंगे। टारगेट्स बनाए गए हैं एमएसएमई को, राइट। एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें सारी इसमें डाल दी गई हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं है, कुछ इनोवेटिव नहीं है। भारत ट्रेड नेट, ये एक थोड़ा इनोवेटिव है, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, एक नया इनिशिएटिव है। पहला वाला कोई ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम नाम देंगे भारत ट्रेड नेट, राइट, भारत ट्रेड नेट। इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है विल बी सेटअप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। किसी भी इंसान को इंडिया से ट्रेड करना है या फिर किसी इंडिया के आदमी को दुनिया से ट्रेड करना है, तो वो अपनी एक आईडी क्रिएट कर देगा, राइट। वो इस भारत ट्रेड नेट पर एक आईडी क्रिएट करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करेगा, अपने अगर उसको लोन चाहिए तो उसकी एप्लीकेशन भी डाल देगा। सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा, सब कुछ एक जगह हो जाएगा। तो ये इंडिया के लोगों के लिए भी है और बाहर के लोगों के लिए भी है। कितनी सही चीज है। अब आपको बार बार चक्कर नहीं काटने हैं ऑफिस के, गवर्नमेंट ऑफिस के, सब कुछ एक ही जगह मिल जा रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। फिर हम आते हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, राइट, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे। कैपेबिलिटी स्किल डेवलपमेंट, क्या है ये, स्किल डेवलपमेंट, राइट। एंड लास्ट वन इज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो।
ये एक ऐसी जगह है या एक ऐसी बात है जिसके ऊपर सच में इंडिया काफ़ी बैकवर्ड है, क्योंकि हमारे पास एयरपोर्ट्स तो बहुत सारे हो गए लेकिन कार्गो की जगह नहीं है। अभी जो हमने उड़ान की बात करी, तो उड़ान के अंडर में हमने देखा कि छोटे छोटे बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए गए छोटे छोटे, लेकिन क्या वहाँ पे कार्गो भी जा रहा है? उड़ान से लोग तो जा रहे हैं, क्या कार्गो भी जा रहा है? राइट, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और इंटरनेशनल कार्गो जो आ रहा है वो क्यों कुछ ही शहरों में आ रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह, वहीं पर कार्गो सेंटर ज़्यादा बड़े क्यों हैं? तो हमें कोशिश करनी है कि जो बाकी शहर हैं, जैसे टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ भी हम एयर कार्गो को एक्सपेंड करें। वो कार्गो जो लेट से दिल्ली से मुंबई जाने में, या फिर दिल्ली से लेट से दिल्ली से आगरा जा रहा है, ठीक है, आगरा तो खैर पास में हो गया, जैसे मान के चलिए दिल्ली से इंदौर जा रहा है। अब दिल्ली से इंदौर जा रहा है, इंदौर में बड़ा कार्गो स्टेशन है ही नहीं, तो क्यों नहीं बनाओ उसको। इससे क्या होगा, फास्टर कनेक्टिविटी क्रिएट होगी। ऑलराइट, तो वो इसमें वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी। चलिए रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। राइट, तो पहला है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। जैसा मैंने कहा था सिबिल स्कोर होता है फार्मर्स के लिए, वैसा ही ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फार्मर्स के लिए बनाया जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कॉर्पोरेट बैंड जो है मार्केट्स क्रिएट करेगा, और ज़्यादा कॉर्पोरेट मार्केट्स क्रिएट करेगा। सेंट्रल केवाईसी और ज़्यादा बड़ी बनाई जाएगी। नो योर कस्टमर, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड कम हो जाएंगे। रैशनलाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर द अप्रूवल ऑफ द कंपनी मर्जर। इससे क्या होगा, मान ली एक कंपनी दूसरे को खरीदना चाहती है, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, फटाफट खरीदो, फटाफट बेचो, फटाफट खरीदो। कंपनीज, राइट, सामान नहीं, कंपनीज। एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर पे अब हम 100% कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब फॉरेन कंपनीज पूरा बिजनेस लेकर यहां आ सकती हैं, उनको किसी के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हम क्या लेके जाएंगे, हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का मतलब यह है जितनी भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, आपने सुना होगा आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, ये सारी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जैसे अभी आपने सुना होगा सेबी का एक केस आया था, ठीक है, सेबी का एक केस आया था जिसमें सेबी के जो चेयरमैन थी, एक्स चेयरमैन जो सेबी की थी, उनके अंदर उनको इनसाइडर ट्रेडिंग का उनके ऊपर इल्जाम लगा था, और काफी सारे और भी उसके ऊपर इश्यूज लगे थे। ओनरशिप भी थी किसी कंपनी में जिसको लोन मिला था, ऐसा कुछ उनके ऊपर ओनरशिप लगा था। तो एक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हमें लेकर आने पड़ेंगे, सेबी, आरबीआई, सभी में। उसके लिए एक अलग से हाई लेवल कमिटी बनाई जाए। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया जाए कि कौन सा स्टेट जो है वो इन्वेस्टमेंट कितना अट्रैक्ट करता है, वो एक इंडेक्स बनाया जाए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसने कहा है तो एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे जितनी भी जो आप कह सकते हैं जो इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, कि जो अभी हमारे देश में रेगुलेशंस चल रहे हैं उसको इवेल्युएट तो करो। जो आरबीआई रेगुलेशन कर रहा है, जो सेबी रेगुलेशंस कर रहा है, उन्हें इवेल्युएट तो करो भाई, वो क्यों नहीं कर रहे हो, वो हमें ध्यान में रखना है। फिर है जन विश्वास बिल। सिंपल सी बात है, 100 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिसको हमें डीक्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। जो पहले उसको लेकर कानून में क्रिमिनलाइजेशन चलता था उसको हमें डीक्रिमिनलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। पहले ये एक आर्काइक लॉ जिसे हम कहते हैं, पुराने ऐसे कानून जो अब काम के ही नहीं है। ब्रिटिश के टाइम में कानून था कि अगर आपको कहीं पर 10 रुपए पड़े हुए मिल जाए, ब्रिटिश के टाइम पर, कि अगर आपको कहीं 10 रुपए पड़े हुए मिल गए तो आप उसको लेकर कलेक्टर ऑफिस में जाकर डिपॉजिट करोगे। वो अभी कुछ सालों तक चल रहा था। आप में से कितने लोगों ने करा है? मुझे भी मिला है 100 का नोट। अब कलेक्टर के ऑफिस में जाकर डिपॉजिट करें, ये क्या कानून है? नहीं करा तो क्राइम। तो ऐसे ये मत समझिए कि वो डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब है बड़े बड़े क्राइम्स को वो लोग छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसे लॉज जो अब वैल्यूएबल ही नहीं है, जो काम के ही नहीं है। उस टाइम 10 रुपए बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है, आज नहीं है। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, सिर्फ एक ही प्रपोजल है जो आपको याद रखना है, और वो ये है कि सबसे पहले तो 12 लाख तक की इनकम पे अब टैक्स नहीं लगेगा। यहां आपको 10% दिख रहा होगा, बट ये 10% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको छूट पे निकाल लेंगे। कहीं आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा दिया, नेशनल सेविंग स्कीम्स में लगा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस में लगा दिया, कैसे भी करके आप एग्जाम्पशंस ले लोगे और 12 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल सी बात ये है। इंट्रोडक्शन फॉर द स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग द लेंथ, आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। अब आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होती है? मान लीजिए एप्पल कंप्यूटर्स है,
ठीक है, एप्पल कंप्यूटर्स मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स वगैरह बनाता है। तो एप्पल कंप्यूटर्स अपना रॉ मटेरियल या अपना अंदर जो माल लगा रहा है, वो जो भी मटेरियल लगा रहा है, वो किसी ना किसी कंपनी से खरीद रहा है। अगर वो एक आउटसाइडर कंपनी से खरीद रहा है, अगर वो एक आउटसाइडर कंपनी से खरीद रहा है, लेट्स से उसने खरीद लिया इंटेल से, ठीक है, इंटेल कंपनी, तो तो अगर वो किसी दूसरी कंपनी से खरीद रहा है तो कोई प्राइस दे रहा होगा। अगर वो दूसरी कंपनी से खरीद के कोई प्राइस दे रहा है, इन दैट केस तो वो अगर अपनी ही किसी कंपनी से वो खरीदे तो उसको तब भी वही प्राइस देनी चाहिए। यानी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि प्राय कंपनी के साथ तो एक डिफरेंट कंपनी के साथ वो ज्यादा प्राइस दे रहा है और अपनी कंपनी के साथ कम प्राइस दे रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं आर्म लेंथ प्राइस, राइट। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आर्म लेंथ जो है उसको डिटरमाइन कर सकें ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये कंपनी जो है अपनी ही सब्सिडरी से जब सामान लेती हैं, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स ने टाटा स्टील से ले लिया स्टील कार बनाने के लिए, टाटा मोटर ने टाटा स्टील से ही ले लिया, लेकिन अगर वो जिंदल स्टील से खरीदता तो अलग पैसा पेमेंट करता, लेकिन उसने तो अपनी ही कंपनी से खरीद लिया तो अलग पेमेंट किया है। तो ये जो पेमेंट होता है, ये जो प्राइस होती है, इसको डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट अब एक स्कीम लेकर आएगी, एक्सपेंशन फॉर द स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल रिड्यूसिंग लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। हार्बर रूल्स या इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है उसको अब जल्दी क्विकली सेटल करवाया जाएगा। भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं टैक्स रिलेटेड, उनको जल्दी करने के लिए हमें कोई ना कोई सेटअप क्रिएट करना है, राइट। एक्सपेंशन फॉर द हार्बर रूल्स टू रिड्यूस लिटिगेशन, कि केस कम हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए रूल्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, दैट्स मी। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब ग्रुप, तो सॉरी यूट्यूब चैनल जिसपे मैं करंट अफेयर्स बनाना शुरू कर रहा हूँ, राइट। तो व्हाट्सएप पे आप चाहें तो डेली करंट अफेयर्स, यूपीएससी के करंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सेम चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और सेम चीज़ आपको यूट्यूब पर भी करंट अफेयर जो होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो भी मैं क्लासेज लेता हूँ उसके छोटे छोटे पार्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स के भी मैं अब यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना शुरू करूँगा, तो आप वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, राइट। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और चाहें तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे कि हम फ्यूचर में भी कनेक्टेड रह सकें, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। ये बजट का सेशन था। अब हो सका कल, या अगर कल नहीं हो पाया तो परसों हम इकोनॉमिक सर्वे लेंगे।